वेलकम टू कंप्लीट बन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट रन टाइम ट्यूटोरियल सीरीज। और इस सीरीज के अंदर बन रन टाइम को हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत ही एक गजब की सीरीज होने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए, आज तक आपने नोड.जेएस के ऊपर काम किया होगा, लेकिन आपको पता ही होगा कि रिसेंटली अभी थोड़े 2-3 साल पहले ही यहाँ पे बन रन टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक नया रन टाइम है। यानी कि अभी सिर्फ नोड.जेएस ही नहीं है जो कि हमें हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में रन करने के लिए। और अभी ये सही टाइम है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और थोड़ा मार्केट में अहेड रहने के लिए बन रन टाइम को भी सीखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप अगर किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो कि बन रन टाइम यूज करने वाला हो। तो ये सीरीज इसलिए प्लान कर रहा हूँ ताकि आप ये जो बन रन टाइम है उसको अच्छे से सीख पाए। और मैंने इस सीरीज के ऊपर बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, इसलिए मैं भी आपको ये चीज सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए अभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पूरा सीरीज होने वाला है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओवरव्यू की। ये जो ओवरव्यू वीडियो है ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और ये यही वाला वीडियो है जो कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज बन और ये बन आपको क्यों सीखना चाहिए और ये एक्चुअली में किस तरह से नोड जैसे डिफरेंट है। देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्विक स्टार्ट लेंगे बन का और यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और यहाँ पे एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बन CLI का यूज करके यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, बन एक ऑल इन वन टूलकिट है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एक्चुअली में बन सिर्फ एक रन टाइम नहीं है, बट उससे भी ज्यादा कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हमें डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर चाहिए होती है, वो भी हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा बन एज अ रन टाइम के ऊपर। तो इसके अंदर हम यहाँ पे बन रन कमांड को देखेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइल इंपोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं बन के अंदर। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर हमें अगर काम करना है तो किस तरह से कर सकते हैं हम बन के अंदर। और ये थोड़ा डिफरेंट है प्लस बहुत ही पावरफुल चीज है। आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो बन है उसके अंदर ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की गई है जो कि आपकी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होती है उसके ऊपर से सारी नीड हटा देती है। तो ये पूरा इनबिल्ट सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट जो चीज होगी वो होगी हमारी वर्किंग विद फाइल इनपुट आउटपुट। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइल्स के साथ काम कर सकते हो। देन उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक इम्पोर्ट मेटा ऑब्जेक्ट होता है जो बन के अंदर अवेलेबल हो जाता है और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हमें मिलती है, तो उसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे हमें हैशिंग के ऊपर बन के अंदर बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे हम इंक्रिप्शन वगैरह की सारी चीजें डिस्कस करेंगे और उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूटिलिटीज देखेंगे। तो बन यूटिलिटीज एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके अंदर हमें कुछ कॉमन मेथड्स मिल जाती है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे HTTP सर्वर बनाएंगे यूजिंग द बन सर्व APIs। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बन सर्व APIs है उसका यूज करके किस तरह से आप APIs बना सकते हैं और इसके अंदर मैं आपको APIs बना के भी दिखाऊंगा और यहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत मजा आएगा। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कंसोल APIs का और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा हमारा कलर APIs। तो ये जो कलर APIs है वो किस तरह से काम करती है और क्या पर्पस हो सकता है इसका यूसेज का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग का पार्ट। तो बन के अंदर यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप शेल स्क्रिप्टिंग बन के अंदर यूज कर सकते हो और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो वेब APIs होती है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलती है वो किस तरह से हम बन के अंदर यूज कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि बन एज अ पैकेज मैनेजर क्या होता है। तो यहाँ पे आपने नोड.जेएस के अंदर npm यूज किया था, राइट। अभी बन के अंदर वो चीज एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बन के पास अपना खुद का पैकेज मैनेजर है, तो वो चीज हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे बन क्रिएट कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये कमांड हमें कैसे हेल्प करता है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा टेस्टिंग को कवर करेंगे कि ये जो बन है वो हमें टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी देता है। तो अगर आप यहाँ पे नोड.जेएस को इससे कंपेयर करोगे तो नोड.जेएस के अंदर हमारे पास जेस्ट जैसे मॉड्यूल्स होता है, तो यहाँ पे जो अगर आप बन यूज करते हो तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट टेस्टिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द जेस्ट। देन यहाँ पे जो हमारा लास्ट पोर्शन होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को बंडल कर सकते हो और यहाँ पे अगर आपको इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो किस तरह से आप इसे बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बन एज अ बंडलर पोर्शन भी
अभी देखने वाले हैं। तो ये जो पूरा सीरीज होगा वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है एंड आई नो कि ये सीरीज को क्रिएट करने का यही सही टाइम है, बिकॉज अभी बन को मार्केट में आए हुए अच्छा खासा समय हो गया है एंड अभी ये सही टाइम है कि आप इसको सीख सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नोड.जेएस नहीं सीखना है, बट मेरा ये सीरीज बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपके जो नॉलेज हब है उसके अंदर एक नई चीज ऐड ऑन करूं। तो प्लीज मेरे इस मोटिव को यहाँ पे सपोर्ट करना और इस वीडियो को लाइक करना और यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना अगर आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो। तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और ये पूरा जो जर्नी है वो मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा। और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ bun.sh नाम की वेबसाइट के ऊपर और ये बन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप गूगल के अंदर बन सर्च करेंगे या फिर bun.sh टाइप करेंगे तो आपको ये जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि आखिर ये बन है क्या। तो देखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने नोड.जेएस यूज किया है, राइट। तो नोड.जेएस क्या चीज है? नोड.जेएस आपको हेल्प करता है अपने जावास्क्रिप्ट कोड को बैकएंड के अंदर रन करने के लिए। और हम बोलते हैं कि नोड.जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। तो इन द सेम वे ये जो बन भी है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, लेकिन ये नोड.जेएस से थोड़ा डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है वो अभी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर आप बन यूज करते हो तो इसका एक जो मेन पावरफुल चीज है वो ये है कि बन के अंदर अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज होने वाली है तो बन आपको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है टाइपस्क्रिप्ट का। आप यहाँ पे बन के अंदर जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ टाइपस्क्रिप्ट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप नोड.जेएस यूज करते तो आपको टाइपस्क्रिप्ट भी अलग से डालनी पड़ती और उसका सेटअप भी अलग से करना पड़ता। प्लस बन अगर आप यूज करते हो तो नोड.जेएस की कंपैरिजन में बन बहुत ही फास्ट है नोड.जेएस से, ऐसा यहाँ पे बन क्लेम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर से ही लिया है ताकि मैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं और मुझे थोड़ा टाइम मिले। देखिए, यहाँ पे इनका पहला लाइन है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट ऑल इन वन टूल किट। इसका क्या मतलब है? तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्या क्या नीड्स होती है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो उस एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत सारी डिपेंडेंसीज यूज करते हो, लास्ट में अपना कोड बिल्ड करते हो, प्लस उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास कुछ टेस्ट केसेस होते हैं जो कि आप राइट करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे बन आपको ऑल इन वन टूल किट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ सारी चीजें इनबिल्ट ही मिल जाती है अगर आप बन को यूज करते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें सेटअप करनी होती है नोड.जेएस के अंदर तो उसको आपको अलग से लाइब्रेरीज डालनी पड़ेगी और यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। अभी मैं ये जो सारी चीजें बोला उसको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहला पॉइंट है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बन जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है जिस तरह से नोड.जेएस एक रन टाइम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है वो है इसकी स्पीड। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट पैकेज मैनेजर। तो अभी देखिए, अगर हम इसको नोड.जेएस के साथ कंपेयर करें तो पैकेज मैनेजर क्या है? तो आप जब नोड.जेएस इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ आपको एक पैकेज मैनेजर मिलता है जो कि है npm। तो जब भी आपको कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्रेस.जेएस इंस्टॉल करना होता है, तो आप npm पैकेज मैनेजर जो होता है उसकी हेल्प से पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो। लेकिन यहाँ पे बंद के अंदर आपको कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं चाहिए। आपको बंद जो है वो खुद ही एक पैकेज मैनेजर प्रोवाइड करता है और उसकी हेल्प से आप यहाँ पे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसका जो पैकेज मैनेजर है वो इतना फास्ट है कि आपको लगेगा कि भाई अभी तो मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया था और ये इतनी देर में हो भी गया। तो ये बहुत ही ब्लेजिंगली फास्ट है। देन नेक्स्ट जो चीज है वो है यहाँ पे, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट बंडलर। तो अगर आपने किसी बंडलर का नाम सुना है जैसे कि पार्सल, वेबपैक, तो ये जो सारे बंडलर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जब हम हमारा कोड जो है वो प्रोडक्शन के अंदर पुश करते हैं। तब वो सारा जो कोड होता है उसको एक मिनिफाई करते हैं और हमें एक अच्छी प्रोडक्शन बिल्ड यहाँ पे निकाल के देते हैं। तो बन जो है वो एक बंडलर का भी काम करता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल बंडलर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप बन यूज करते हो। देन नेक्स्ट जो चीज है वो भी बहुत ही अल्टीमेट एंड पावरफुल चीज है जो कि है, बन इज अ फास्ट जावास्क्रिप्ट टेस्ट रनर। तो
अगर आप नोड जेएस के अंदर टेस्ट केसेस राइट करते थे तो उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता था जेस्ट, और उसके साथ आप एक और चीज यूज करते थे जो कि थे सुपर टेस्ट। तो ये जो बन है वो आपको टेस्ट केसेस राइट करने के लिए भी इसके पास सॉल्यूशन है, और ये भी आपको इनबिल्ट प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट जो चीज है, ये तो भाई और भी तगड़ी चीज है कि बन जो है वो यहाँ पे नोड कंपेटिबल रन टाइम है। यानी कि आपका जो नोड जेएस का जो कोड है, जो उसके अंदर आपने जो लाइब्रेरीज यूज की थी, उसकी कंपेटिबिलिटी यहाँ पे बन प्रोवाइड करता है। यानी कि आप थोड़े से चेंजेस के अंदर आपका जो नोड जेएस का कोड है, अगर वो आप चाहते हो कि वो बन के अंदर शिफ्ट हो जाए या फिर माइग्रेट हो जाए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हो। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर मैं अभी आपको एक लाइन के अंदर ये एक्सप्लेन करूँ, तो बन यहाँ पे नोड जेएस का रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे एनपीएम का भी रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे ये पार्सल, ईएस बिल्ड और वेब पैक जैसे टूल्स का भी रिप्लेसमेंट है, प्लस यहाँ पे ये जेस्ट जैसी लाइब्रेरीज का भी रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बन इज ऑल इन वन टूल किट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि बन यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिटी के अंदर डोमिनेट कर रहा है। अभी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो बन है वो यहाँ पे लिखा गया है जिग लैंग्वेज के अंदर। तो जिग करके एक लैंग्वेज है, इसके अंदर यहाँ पे बन का कंपाइलर लिखा गया है। अभी यहाँ पे अगर हम वेबसाइट के अंदर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेंगी कि बन किस किस कंपनीज के द्वारा यूज किया जा रहा है आज की तारीख में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लोगो है हमारा एक्स, यानी कि ट्विटर। तो ट्विटर के द्वारा ये चीज यहाँ पे यूज की जा रही है अपने इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर। देन यहाँ पे एक टाइफोन करके भी कंपनी है, वो भी ये चीज यूज कर रही है। देन बहुत ही पावरफुल चीज है जो कि है मिड जर्नी। तो अगर आपने मिड जर्नी का नाम सुना है, तो मिड जर्नी एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन है इमेजेस और वीडियोस को जनरेट करने के लिए। तो ये जो कंपनी है वो भी यहाँ पे यूज कर रही है बन को। एंड देन यहाँ पे है टेलविंड सीएसएस, तो टेलविंड सीएसएस भी यहाँ पे बन का यूज कर रही है। तो यहाँ पे इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बन यहाँ पे इतना फास्ट क्यों है। देखिए यहाँ पे मेरे को रिसर्च के अंदर कुछ चीजें जानने को मिली। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो है कि यहाँ पे इसको लिखा गया है जिग लैंग्वेज के अंदर, और जिग लैंग्वेज बहुत ही फास्ट है। और अगर हम इसको नोड जेएस से कंपेयर करें तो नोड जेएस जो है वो लिखा गया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, और सी प्लस प्लस के अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लो वर्क करता है। लेकिन जो जिग लैंग्वेज है उसके अंदर पूरा मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, तो उसकी वजह से ये बन जो है वो यहाँ पे फास्ट परफॉर्म कर रहा है। देन यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका भी यहाँ पे बन को बेनिफिट मिल रहा है। देखिए नोड जेएस यहाँ पे V8 इंजन को यूज करता है, लेकिन जो हमारा बन है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर यानी कि जेएसई, अगर आपने इसका नाम सुना हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये बन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर एक और चीज है कि इवेंट लूप के अंदर यहाँ पे नोड जेएस हमारा लीप यूवी करके एक लाइब्रेरी है उसका यूज करता है, लेकिन बन जो है उसका खुद का कस्टम इवेंट लूप यहाँ पे इन्होंने बनाया है। वो भी एक चीज है जो कि यहाँ पे बन को फास्ट बनाता है। और अगर आपको इसके बारे में और भी डिफरेंस जानना है कि बन जो है वो डीनो, जो कि अगेन ये डीनो भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी नोड जेएस के जो क्रिएटर है उनके द्वारा बनाया जा रहा है, और ये भी एक कंपिटिटर है बन का। तो आप इन तीनों का यहाँ पे डिफरेंस भी रीड कर सकते हो कि कौन सी चीज है वो किसमें सपोर्टेड है और किसमें नहीं सपोर्टेड है, राइट। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान से पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन के पार्ट के ऊपर। तो देखिए इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। आप अगर लिनक्स एंड मैक ओएस यूज कर रहे हो तो ये वाला कमांड आप रन कर सकते हो, या फिर आप विंडोज के अंदर हो तो ये जो पावर शेल होता है आपके विंडोज के अंदर उसकी ऐप से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मेरे को बहुत ही खतरनाक लगी कि अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है यूजिंग npm तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर शेल को ओपन कर दिया है और यहाँ पे अभी मैं ये कमांड पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करूंगा। अभी जैसे ही मैं ये कमांड एंटर करूंगा तो यहाँ पे बन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है और अभी इसके बाद ये इसे इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारा बन का लेटेस्ट वर्जन जो कि है 1.2.5 वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और इसे वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे बन डैश डैश वर्जन। तो यहाँ पे आपको इसका जो वर्जन है जो कि 1.2.5 वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और ये अगर डिस्प्ले होता है तो आपका जो बन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी
जो दूसरी जो मेथड है इसको इंस्टॉल करने की, जो कि है यूजिंग npm, तो उसे अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा npm i-g और यहाँ पे आप लिखेंगे बन। तो आपको ये जो बन पैकेज है उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा, जिससे आपके सिस्टम के अंदर ये कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई अगर मेरे पास बन के अंदर पैकेज मैनेजर है तो मैं इसे npm से क्यों इंस्टॉल करूं? तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं डॉक्स के अंदर और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन निकाल रहा हूँ जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इंस्टॉलेशन में और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा यूजिंग npm। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है जहाँ पे लिखा है npm और यहाँ पे इन्होंने कमेंट लगाई है द लास्ट npm कमांड यू विल एवर नीड। मतलब कि अगर आपको बन यूज करना है और आपको सिर्फ बन ही यूज करना है तो भाई npm की हेल्प से आप ये लास्ट कमांड रन कर दो और उसके बाद npm को भूल जाओ। आपको अगर उसके साथ काम नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे जो सारे नेक्स्ट काम होंगे वो बन की पैकेज मैनेजर की हेल्प से कर पाओगे। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो बन है वो यहाँ पे जो सारे पैकेजेस है जो कि अवेलेबल है npmjs.com के ऊपर, उसको आप यहाँ पे बन की हेल्प से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे बन का कोई सेपरेट पैकेज रेपोजिटरी नहीं है जहाँ पे सारे पैकेज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे npmjs के जो पैकेजेस है उसको भी सपोर्ट करता है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर और आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में बन है क्या और इसके अंदर मैंने जो भी आपको सारी चीजें बताई उसके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया आ चुका होगा। तो अभी इस वीडियो से हम देखने जा रहे हैं कि आप बंद को एज अ रन टाइम कैसे यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहला जो कमांड देखने वाले हैं वो है बंद रन कमांड। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा जाना था, लेकिन अभी हम इस वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि बंद रन जो कमांड है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो और इसके अंदर कौन से वो फ्लैग है जो कि कई एक्सटर्नल ऐसी डिपेंडेंसीज है जो कि हम नोड जेएस के अंदर यूज करते थे उसको रिप्लेस कर देता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेन डॉट जेएस है इसे हम पहले रिमूव कर देते हैं बिकॉज ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिएट की थी, बट हम हमारा जो सारा इस कोर्स का जो कोड है वो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही करने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं और अभी ये जो index.ts है इसके अंदर हमारे पास एक कोड है hello वाया बन जो कि एक सिंपल कंसोल लॉग स्टेटमेंट है। अभी हमें यहाँ पे बन रन कमांड को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे अभी हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये जो बन index.ts फाइल है इसको रन करना है तो आप सिंपली टाइप कर सकते हो बन index.ts एंड यहाँ पे इसे रन कर सकते हो। या फिर इसका एक और वे है, आप यहाँ पे लिख सकते हो बन रन index.ts जिससे ये यहाँ पे रन हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे मैंने ये दो कमांड्स रन किए वैसे ही यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है वो यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे फाइल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये जो index.ts फाइल है या फिर मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे मुझे कंटिन्यूसली वॉच करना है। जैसे ही आप node1 के थ्रू अपनी फाइल रन करते हो तो वहां पे वो अगर आप कंट्रोल एस करके अपनी फाइल सेव भी करोगे तो वो अपने आप रिस्टार्ट कर देता है आपके टर्मिनल के अंदर। तो वो चीज अचीव करने के लिए बन के पास एक इनबिल्ट वे है उसका आप यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपको node1 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पे टाइप कीजिए बन और फिर यहाँ पे जो हमारी फाइल है index.ts उसका नाम लिखेंगे एंड देन इसे हमें वॉच करना है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाइफन हाइफन वॉच और सिंपली एंटर प्रेस करना है। अभी जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो ये यहाँ पे एग्जिट हो गया है और इसका सिंपल रीजन है कि हमने ये जो डैश डैश वॉच है वो गलत जगह पे डाला है। एक्चुअली में हमें इसे लिखना था यहाँ पे और अभी एंटर करना है तो ये यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा। आप देखिए अभी ये टर्मिनल क्विट नहीं हुई है और ये यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर अभी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा हेलो वाया बन की जगह हेलो वाया बनीफाई और अभी मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो ये जो टर्मिनल है वो अपने आप ही रिस्टार्ट हो गई और यहाँ पे अभी स्टेटमेंट आ रहा है हेलो वाया बनीफाई। अगर फिर से कुछ चेंज करेंगे और इसे सेव करेंगे तो ये वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो हमारे पास नोड जेएस के अंदर जो नोड के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो इसने कम्प्लीटली यहाँ से हटा दी है। अभी यहाँ पे मैं इसे स्टॉप करता हूँ और अगर ये सेम चीज आपको रन कमांड के साथ भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है बन रन डैश डैश वॉच और फिर आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है जो कि है index.ts। तो ये सेम चीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और अभी अगर हम यहाँ से ये रिमूव करें यहाँ पे लिख दे बन तो आप देखिए यहाँ पे सेम चीज काम करेगी। तो आप दोनों ही कमांड के साथ ये चीज यूज कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है।
अभी यहाँ पे चलते हैं हम पैकेट डॉट जेसन के अंदर। और आपको मालूम होगा कि हम जब नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसके अंदर एक डेव स्क्रिप्ट क्रिएट करते थे। तो उसी सेम वे में हम यहाँ पे भी एक डेव स्क्रिप्ट बनाने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ डेव, और ये जो डेव स्क्रिप्ट है उसके अंदर मैं सेम कमांड लिखूंगा जो कि मैं अभी टर्मिनल के अंदर लिख रहा था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बन डैश डैश वॉच, और मुझे वॉच करना है इंडेक्स डॉट टीएस फाइल के ऊपर। तो हमने ये जो अभी स्क्रिप्ट क्रिएट की डेव स्क्रिप्ट, उसको अभी हम यूज करके देखते हैं। तो इसे मैं सेव करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा बन रन डेव, और अभी आप देखिए ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो गई, और ये जो इंटरनली कमांड यूज हुआ है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पे आ चुका है हेलो वाया बंद, और वापस से एक बार सेव करके ट्राई करेंगे तो आप देखिए अपने आप रिस्टार्ट हो गया, और हम यहाँ पे जो नोड जेएस जैसा फीचर था एग्जैक्टली यहाँ पे हम अचीव कर पा रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टार्ट स्क्रिप्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट, और जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं बन इंडेक्स डॉट टीएस, जो कि हमारा नॉर्मल वे है जब हमें कंटिन्यूसली अपने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसे भी रन करेंगे npm रन स्टार्ट, तो भी ये यहाँ पे सक्सेसफुली काम करेगा। ओके, तो ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स है वो भी चेक करना है, तो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग द बन रन कमांड। तो आपको सिंपली लिखना होगा बन रन एंड सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगा अपने प्रोजेक्ट के स्क्रिप्ट्स का जो कि आपने ऐड किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने हमें यहाँ पे बताया है पैकेट डॉट जेसन के अंदर 2 स्क्रिप्ट फाउंड हुई है, और वो है बन रन स्टार्ट और बन रन डेव। तो बस इस वीडियो के अंदर यही था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरह से आप बन रन कमांड का यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बन के और भी पावरफुल फीचर्स जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बन के अंदर टेक्स्ट फाइल या फिर जेसन फाइल को रीड करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए नोड जेएस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था, लेकिन बन के अंदर आप ये चीज बहुत ही इजीली कर सकते हो, और इसके अंदर इसका इनबिल्ट सपोर्ट दिया हुआ है। देखिए ये चीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट टीएस के अंदर से कंसोल लॉग स्टेटमेंट हटाता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता है info.txt। नाउ इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेम डाल देता हूँ कोडर बीबी, और यहाँ पे टारगेट डाल देता है। तो यहाँ पे हम टारगेट डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10K सब्सक्राइबर्स। अभी यहाँ पे इसे सेव कर देता है, और अभी चलेंगे इंडेक्स डॉट टीएस के अंदर, और इस टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट इन्फो फ्रॉम, और यहाँ पे आपको लिखना है ./info.txt। अभी इसका आप मैजिक देखिए, यहाँ पे मैं करूंगा console.log info, तो इसके अंदर जो मैंने सारा डेटा टाइप किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ बंद रन डेव, और अभी देखना इसके अंदर हमने जो अभी टेक्स्ट टाइप किया वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेम कोडर भी, और टारगेट है हमारा 10K सब्सक्राइबर्स। आई विश कि आप भी ये टारगेट भी मेरा अचीव करवा देंगे। तो ये टेक्स्ट फाइल को रीड करना बहुत ही सिंपल है बन के अंदर, और आप सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ऐसे इंपोर्ट करके इसे रीड कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे जेसन फाइल को रीड करना है तो वो मैं कैसे करूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ user.json, और ये जो जेसन फाइल है इसके अंदर हम कुछ डेटा डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेम, और यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ कोडर बीबी, और यहाँ पे हम एज डालेंगे। तो एज में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 25। अभी ये जेसन फाइल मुझे रीड करनी है, तो सेम वे है। देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली इसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम ./user.json, और यहाँ पे अभी ये इंपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे यूजर लिखिए, और सेम वे में आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है टेक्स्ट फाइल, और इसके नीचे हमारी जो जेसन है वो यहाँ पे सीरियलाइज होके आ चुकी है कोडर बीबी, और एज यहाँ पे है 25। तो ये जेसन फाइल रीड करना भी बहुत ही इजी है। अभी नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी है। आप देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल एक फाइल क्रिएट करते हैं,
इसका हम नाम देंगे module.ts। तो आप ऐसा समझ लो कि ये आपका कोई मॉड्यूल है, जैसे कि राउटर की फाइल हो सकती है, कंट्रोलर की फाइल हो सकती है, इसके अंदर जैसे कि कोई फंक्शन हो सकता है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मेक नेम करके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमें कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, और इसे एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे इंपोर्ट करेंगे index.ts के अंदर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लेंगे और यहाँ पे इसको कॉन्केटिनेट करेंगे लास्ट नेम से, और इसे हमें रिसीव करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे आएगा लास्ट नेम जो कि अगेन होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी ये फंक्शन हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे इस फंक्शन को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेक नेम, और यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो जाएगा मॉड्यूल से। और यहाँ पे अभी हम ये जो मेक नेम है इसका यूज करके इसके अंदर फर्स्ट नेम पास कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोडर, और यहाँ पे मैं पास करूंगा बीबी। और यहाँ पे अभी हम इसे लॉग करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log, और इसके अंदर अभी हम चेक करके देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है मेक नेम का आउटपुट जो कि है कोडर बीबी। तो कुछ इस तरह से आप बन के अंदर फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। स्पेशली जो जेसन और टीएक्सटी फाइल्स है वो आपके लिए बहुत ही आसान बना देता है। प्लस आप अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर एसक्यूएलाइट डेटाबेस भी यूज करते हो तो वो भी आप यहाँ पे बहुत ही इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बन प्रोजेक्ट के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो। ये चीज बहुत ही आसान है अगर आप बन का यूज करते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि नोड.जेएस के अंदर आप जब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ काम करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको .env और .cross-env जैसे पैकेजेस का यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसके अंदर आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट्स को सेटअप करना होता है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो फिर आपको Cross-env जैसे पैकेजेस का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बन यूज कर रहे हो तो ये चीज बहुत ही सिंपल है। प्लस यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके अंदर आपको ये सजेशंस भी मिलेंगे कि आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो कि आपने env फाइल्स के अंदर डिफाइन किए हैं वो कौन कौन से वेरिएबल्स है, उसका आपको टाइप सजेशन भी मिलेगा। है ना, ये बहुत ही कमाल का चीज जो कि बन प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए अभी मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारा कोड यहाँ से डिलीट करूंगा, और यहाँ पे ये जो फाइल हमने क्रिएट की थी उसे भी हम डिलीट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से सारी वो फाइल्स हटा दी है जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्रिएट की थी। और अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है .env। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ .env फाइल, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल ले लेता हूँ पोर्ट इज इक्वल टू 5000। अभी ये 5000 पोर्ट मैंने यहाँ पे .env के अंदर डिफाइन कर दिया है, और अभी मैंने यहाँ पे कोई भी पैकेज नया इंस्टॉल नहीं किया। ये सारे वही पैकेज है जो कि मुझे बन के साथ मिले थे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है .env वाला जिसको मैंने नाम दिया था पोर्ट, उसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ। तो ये चीज बहुत ही आसान है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ में लिख सकते हो process.env और डॉट करके यहाँ पे आप लिखेंगे पोर्ट। अभी यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा const port इक्वल टू process.env.port, और यहाँ पे अभी हम इसे प्रिंट करवाएंगे पोर्ट करके। अभी यहाँ पे मैं इसे क्लियर करूंगा और यहाँ पे लिखते हैं npm run dev। तो आप देखना हमें आउटपुट में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 5000। तो मैंने यहाँ पे एनवायरमेंट्स के लिए कोई भी तरह का सेटअप नहीं किया, और ये फीचर मुझे बन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पे मैं एनवायरमेंट फाइल्स को रीड कर सकता हूँ। लेकिन अभी इसके अंदर सिर्फ इतनी चीजें सीमित नहीं है। देखिए अगर आप डेवलपमेंट एनवायरमेंट के लिए काम करते हो तो बन को ये पता है डेवलपमेंट एनवायरमेंट के लिए कौन कौन सी ऐसी फाइल्स है जो कि उसको बाय डिफॉल्ट रीड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये .env की जगह यहाँ पे मैं अगर .env.local लिखता, जो कि हमें एक आइडिया देता है कि ये लोकल फाइल है यानी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए फाइल है, तो भी ये चीज यहाँ पे काम करती। आप यहाँ पे देखिए npm run dev किया मैंने और यहाँ पे भी 5000 आ रहा है। और अगर मैं इसका नाम यहाँ पे .env.development भी रखूंगा तो भी ये चीज एज इट इज काम करेगी। आप देखिए फिर से मैं यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि जब मैं यहाँ पे process.env के बाद डॉट करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई सजेशन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सजेशंस मिले कि मेरे पास कौन कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है जो कि अवेलेबल है। देखिए बहुत ही सिंपल है,
और ये बंद के अंदर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। अभी इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा env.ts। अभी ये जो env.ts है उसके अंदर आपको एक स्पेशल कोड टाइप करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर मॉड्यूल, और ये जो मॉड्यूल है इसका आप नाम देंगे बन। अभी इस बन मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, और यहाँ पे जो इंटरफेस है उसका आप नाम लिखेंगे env। अभी आपको यहाँ पे वो वेरिएबल डिफाइन करना है जो कि आप .env के अंदर टाइप कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोर्ट वेरिएबल जो कि होने वाला है स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लिया है एनवायरमेंट्स के लिए, और हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे पास env के अंदर पोर्ट नाम का एक वेरिएबल होगा जो कि मुझे टाइप कंप्लीशन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया, और अभी देखना कि क्या मैजिक होता है। यहाँ पे मैं सिंपली डॉट प्रेस करूंगा, और आप देखिए यहाँ पे अभी मुझे सजेशन मिल रहा है कि आपके पास डॉट पोर्ट करके यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो प्लीज आप इसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अभी कल को जैसे मानिए कि यहाँ पे .env.development के अंदर कोई और वेरिएबल आ जाता है, जैसे कि डेटाबेस अंडरस्कोर URL, और ये डेटाबेस URL भी मुझे एक्सेस करना है। तो मुझे सिर्फ ये जो env.ts फाइल है इसके अंदर जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटाबेस अंडरस्कोर URL, और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। और अभी अगर मैं यहाँ पे index.ts के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे डेटाबेस URL एक्सेस करूंगा, तो यहाँ पे मुझे अभी प्रिंट होके ये डेटाबेस URL मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। अभी यहाँ पे हम जो ये मेथड यूज कर रहे हैं process.env, तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए बंद के अंदर सिर्फ यही एक मेथड नहीं है। देखिए बंद के अंदर आप मल्टीपल वेज के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये process.env वाला जो वे था वो था हमारा वे नंबर 1। यहाँ पे जो वे 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बंद की APIs का। तो यहाँ वेरिएबल मिलता है जो कि bun.env, और इसके ऊपर भी आपको सजेशन मिल जाएगा डॉट पोर्ट करके। अभी इसको हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पोर्ट, और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको अगेन सजेशन में 5000 मिल जाएगा। अभी इसका एक और तरीका है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 3 तरीके हैं जो कि आप एनवायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे import.meta API का, जो कि हमें बंद प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा import.meta.env, और इसके ऊपर आपको मिलेगा ये पोर्ट। अभी यहाँ पे इससे भी प्रिंट करवा के देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 5000। तो ये तीनों ही तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यूज करने के लिए। अभी देखिए हम जो नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाला है वो है हमारी डिफरेंट एनवायरमेंट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एनवायरमेंट है .env.development, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मेरे पास एक और फाइल हो .env.staging, या फिर यहाँ पे हो सकती है .env.production, और ऐसी फाइल्स होती है अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग क्रेडेंशियल्स हो गए, और आपके प्रोडक्शन सेटअप के लिए भी कुछ अलग क्रेडेंशियल्स हो गए, लेकिन env फाइल का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बंद के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक ऑफिशियल वे है उसका यूज कर सकते हैं। देखिए इसको करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे जाइए packet.json के अंदर, और हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारी डेव स्क्रिप्ट थी वो हमारे डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें .env.development को एक्सेस करना है। तो इस केस में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं -env-file, और यहाँ पे इक्वल टू करके आप यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमारे केस में है .env.development, एंड ये सेम चीज हमें यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर भी डिफाइन करनी होगी। तो ये जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है जो कि हम प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें .env.production चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -env-file, और यहाँ पे इक्वल टू करके हमें लिखना है .env.production, और यहाँ पे इसे सिंपली सेव कर देंगे। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये मैंने index.ts क्यों लिखा है जबकि हमारा कोड जो है वो कन्वर्ट हो गया जावास्क्रिप्ट बनेगा। तो अभी हम इसको चेंज कर देंगे जब हम यहाँ पे एक्चुअली में बिल्ड बनाएंगे, और इसको टेस्ट भी करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए हम इसको index.ts ही रखते हैं। तो चलिए अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं
Ctrl+C प्रेस करूंगा और यहाँ पे रन करते हैं npm run dev। तो आप देखिए हमें यहाँ पे 5000 मिल रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 6000 कर देता हूँ, जिससे हमें ये थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ेगी कि एक्चुअली कौन सी फाइल यहाँ पे रन हो रही है। तो अभी यहाँ पे पोर्ट की वैल्यू आ रही है 6000, लेकिन यहाँ पे अगर मैं package.json की स्टार्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run start, तो फिर हमें यहाँ पे 5000 वैल्यू मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। और उसका एक रीजन है कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल्स ही नहीं डाले। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसे सिंपली पेस्ट कर दूंगा और अभी यहाँ पे कर दे npm run start। तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 6000 और इसको चेंज करके हम करते हैं 5000। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आएगा हमें 5000। तो इस तरह से फाइल्स को रीड करना डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स के लिए बहुत ही आसान है। और अगर आपका यहाँ पे स्टेजिंग एनवायरमेंट है तो आप यहाँ पे .env.staging को भी रीड कर सकते हो, लेकिन मैं इसे अभी रिमूव कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप एनवायरमेंट फाइल्स को रीड कर सकते हो अपने बर्न प्रोजेक्ट के अंदर। और इसको करने का एक और तरीका होता है, तो वो तरीका कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको node_env के बारे में मालूम है तो आप ये node_env का यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हो बर्न। यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन करेंगे डेवलपमेंट और यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बर्न index.ts और अभी मैं इसे रन करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे मेरी रन हो रही है डेवलपमेंट फाइल, क्योंकि इसके अंदर मुझे वैल्यू मिली 6000 पोर्ट की वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता तो यहाँ पे भी ये चीज काम करती। आप देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5000। तो आप चाहते हो कि node_env वेरिएबल का यूज करे तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे -env फाइल वाला वे ही यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है। तो हमने पिछले वीडियो में बर्न के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में जाना था और अभी इस वीडियो के अंदर हम बर्न की फाइल एपीआई के बारे में जानने वाले हैं। देखिए हमने जो पहले एक वीडियो में देखा था वो था फाइल इंपोर्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो उससे डिफरेंट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो पहले हम बात करते हैं कि हम फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं यूजिंग burn.file API। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे burn.file और ये जो burn.file है उसके अंदर आपको फाइल का पाथ देना होता है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ user.json और ये जो user.json है उसके अंदर हम नेम लिखेंगे वापस से वही नेम कोडर db और इसे सिंपली सेव कर देंगे। अभी इसे अगर मुझे रीड करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ./user.json और यहाँ पे हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे const file इक्वल टू burn.file और यहाँ पे इसका ये आउटपुट आएगा console.log के अंदर, यहाँ पे आएगा ये फाइल। और अभी अगर मैं यहाँ पे करूँ npm run dev तो ये जो फाइल है वो मुझे यहाँ पे रीड होके मिलेगी, लेकिन इसके अंदर मुझे यहाँ पे इसका टाइप मिल रहा है कि किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पे आप देखिए ये मुझे जो टाइप मिल रहा है वो है एप्लीकेशन जेसन और इसका कैरेक्टर सेट है वो है UTF-8। तो अगर मैं चाहता हूँ इसकी टाइप क्रैप करना तो यहाँ पे मैं सिंपली फाइल डॉट करके यहाँ पे टाइप गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ फाइल की ये जो टाइप है वो यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगी। इसी सेम वे में अगर मैं यहाँ पे txt फाइल भी रीड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ message.txt और यहाँ पे लिखेंगे you are too good और अभी इस फाइल को भी रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं txt फाइल इक्वल टू burn.file और यहाँ पे मुझे रीड करना है message.txt और इसे भी प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे txt फाइल। तो यहाँ पे भी इसके अंदर आपको इसका टाइप मिलेगा जो कि है टेक्स्ट प्लेन। तो यहाँ पे इसका टाइप भी प्रिंट करवाता है टेक्स्ट प्लेन। तो यहाँ पे अभी दो फाइल की टाइप से आप आ चुके हैं एप्लीकेशन जेसन और टेक्स्ट प्लेन। पर इसके ऊपर आपको और भी चीजें मिलती है, जैसे कि आपको अगर ये जो txt फाइल है उसका साइज प्रिंट करवाना है तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे साइज मिलेगी और ये साइज होगी बाइट्स के अंदर। और इसी सेम वे में अगर आप ये जेसन फाइल का भी प्रिंट करवाना चाहो साइज तो वो भी आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो जेसन फाइल है वो है 28 बाइट्स की और यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल है वो है हमारी 16 बाइट्स की। और अभी अगर आपको इस फाइल का नाम भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे गेट कर सकते हो .name वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको ये जो फाइल है जो कि हमने ग्रैब की उस फाइल का नाम भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है 3 प्रॉपर्टीज इसका आप यूज कर सकते हो। अभी क्या हो अगर मैं कुछ ऐसी फाइल का पाथ यहाँ पे दे दूं जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर की जो सारी चीजें हैं इसे कमेंट करता है और ये वाली भी 3 प्रॉपर्टीज हमने कॉल की थी उसे भी कमेंट करता है। और यहाँ पे हमारे पास message.txt तो है,
पर यहाँ पे हमारे पास मैसेज वन डॉट टी एक्स टी करके कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे TXT फाइल, तो फिर क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है कि इसकी टाइप टेक्स्ट प्लेन है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हुई कि भाई तुम्हारे पास ये फाइल नहीं है। तो वो बिहेवियर चेक करने के लिए कि यहाँ पे फाइल है कि नहीं, उसके लिए हमें एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अवेट txt फाइल डॉट एग्जिस्ट, और ये मेथड हमें यहाँ पे मिलती है, और इसके अंदर हम चेक करेंगे इस फाइल एग्जिस्ट, और इसको अभी हम प्रिंट करवाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हमें मिल रहा है फॉल्स, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैसेज डॉट टी करता तो यहाँ पे मुझे मिलता ट्रू, बिकॉज मैसेज डॉट टी प्रेजेंट है और मैसेज वन डॉट टी प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप फाइल को भी चेक करके उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये मैसेज वन डॉट टी क्रिएट करनी है, यानी कि उसके अंदर कुछ डेटा डालना है, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा? देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैसेज डालना है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अवेट वन डॉट राइट मेथड, और मुझे इसके अंदर जो डेटा राइट करना है वो यहाँ पे मैं डेटा पास करूंगा, और ये जो डेटा मुझे राइट करना है वो मुझे करना है मैसेज वन डॉट टी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे पहले तो पास करना होगा फाइल का नाम जो कि है मैसेज वन डॉट टी, और फिर मैं पास करूंगा वो डेटा जो कि मुझे यहाँ पे राइट करवाना है। और अभी हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है मैसेज वन डॉट टी, और उसके अंदर हमारा मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अभी देखिए ये जो राइट मेथड है वो हमें यहाँ पे फाइल की साइज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल साइज, और यहाँ पे इसे प्रिंट कराएंगे फाइल साइज को। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हमको मिलेगा इसका फाइल साइज जो कि बाइट्स के अंदर है। अभी ये जो सारी चीजें हमने यहाँ पे राइट की है उसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और अभी हम देखेंगे कि हम फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन पहले आपको फाइल को रीड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ओल्ड फाइल, और यहाँ पे मुझे कौन सी फाइल की कॉपी बनानी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन डॉट फाइल, और मुझे कॉपी बनानी है मैसेज डॉट टी की। और जो फाइल नई क्रिएट करनी है वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट न्यू फाइल, और यहाँ पे हम लिखेंगे वन डॉट फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपीड मैसेज डॉट टी, और अभी वापस से हम यहाँ पे अवेट यूज करके यहाँ पे वन की जो राइट मेथड है उसका यूज करेंगे वन डॉट राइट, और यहाँ पे हमें पास करनी है न्यू फाइल। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू फाइल है वो हम यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे हमें जो इनपुट फाइल देनी है वो है हमारी ओल्ड फाइल। और अभी यहाँ पे मैं जैसे सेव करूंगा तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी कॉपीड मैसेज डॉट टी, और इसके अंदर वही मैसेज है जो कि हमारा मैसेज डॉट टी के अंदर था। तो कुछ इस तरह से आप फाइल्स भी कॉपी कर सकते हो यूजिंग दी वन एपीआईज। तो अभी ये सारी चीजें डिलीट कर देते हैं, और अभी थोड़ी डायरेक्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डायरेक्टरीज के साथ काम करने के लिए जैसे कि आपको फोल्डर क्रिएट करना है, आपको फोल्डर्स को रीड करना है, तो वो चीज करने के लिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट fs फ्रॉम नोड fs। अभी यहाँ पे आपको करना है fs.mkdir, और यहाँ पे आप फोल्डर का नाम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम पास करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे अभी हमें एक कॉल बैक चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा कॉल बैक, और यहाँ पे हमें एरर रिसीव हो जाएगी, और यहाँ पे अभी हम चेक लगा सकते हैं इफ एरर। अगर यहाँ पे एरर आती है तो यहाँ पे हम लॉक करवाएंगे एरर को, नहीं तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे फोल्डर क्रिएटेड। और अभी हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ चुका है फोल्डर क्रिएटेड, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी फॉर एग्जांपल इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करता हूँ जैसे कि data.csv, और ये जो data.csv है उसे मुझे गेट करना है, यानी कि फोल्डर्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है वो मुझे गेट करनी है। तो वो चीज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट फाइल्स, और यहाँ पे अभी हम यूज करेंगे fs.read डायरेक्टरी, और यहाँ पे अभी मुझे पाथ पास करना है। तो वापस से अभी हम लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, और अभी हम यहाँ पे कॉल बैक रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल बैक, और यहाँ पे इसके अंदर हमें एरर मिलेगी, और यहाँ पे वापस से वो एरर वाला चेक हम लगाएंगे कि अगर एरर आती है तो फिर यहाँ पे एरर को प्रिंट कर दो, नहीं तो यहाँ पे हमें एक और डेटा मिलेगा जो कि होगा हमारा फाइल्स। तो ये जो फाइल्स है उसे प्रिंट कर दो, और अभी सेव करेंगे और यहाँ पे करते हैं npm run dev। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे मुझे आ रहा है
डेटा डॉट CSV। ये मुझे अभी बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर डेटा डॉट CSV करके फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ये वाली जो एरर है वो एक्चुअली हमें थ्रो कर रहा है ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, ये mkdir वाली मेथड, बिकॉज ये सेम फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसे अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और अभी इसे वापस से चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटा डॉट CS। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये जो फाइल्स चाहिए थी वो आपकी करंट डायरेक्टरी से चाहिए थी, तो आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो इंपोर्ट का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे import डॉट मेटा डॉट डायरेक्टरी, तो ये आपकी करंट डायरेक्टरी का बात यहाँ पे इसको बता देगा। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है जो कि इस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है, प्लस यहाँ पे फोल्डर्स के नाम भी आ चुके हैं। तो अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और आई होप कि आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि एक्चुअली में किस तरह से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और किस तरह से आप डायरेक्टरीज को रीड कर सकते हो। और मैंने जो आपको पहले फाइल्स के रिगार्डिंग भी जो चीजें बताई वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं import डॉट मेटा ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है dir प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ import डॉट मेटा डॉट dir, और ये हमें हेल्प करती है हमारी जो अभी करंट डायरेक्टरी है उसका एब्सोल्यूट पाथ गेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ और अभी इसे रन करते हैं npm run dev। तो आप देखिए यहाँ पे इसने मुझे अभी करंट डायरेक्टरी यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे ये जो मेरी फाइल जहाँ पे रन कर रही है वो इस पर्टिकुलर बन नाम के फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पे ये इसका पूरा पाथ है जो इस फोल्डर का पाथ है। और Node.js के अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर लीड नेम, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी import डॉट मेटा डॉट dir नेम। तो ये सेम चीज है लेकिन ये इसका एक एलियास है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप dir यूज कर सकते हो या फिर dir नेम यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो dir नेम है वो Node.js के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इसका बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी देने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी import डॉट मेटा डॉट env, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर इसे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल लिस्ट होके मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल है जो कि सिस्टम के साथ भी होते हैं, कुछ नोड के एनवायरमेंट्स भी है वो यहाँ पे लोड होके मिल गए हैं। और ये जो लास्ट में जो दो दिए हुए हैं वो है हमारे .env डॉट डेवलपमेंट वाले एनवायरमेंट्स। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा import डॉट मेटा डॉट फाइल। तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे करंट फाइल का नेम। तो यहाँ पे ये जो index.ts है जो कि फाइल नेम है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एज अ index.ts। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो कई जगह पे। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अगेन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे करेंगे import डॉट मेटा डॉट path, और अभी इसे हम सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मुझे पूरा फाइल नेम का पाथ मिल रहा है। तो पहले हमने यूज किया import डॉट मेटा डॉट dir जो मुझे फोल्डर तक का पाथ दे रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे मैं यूज करूंगा import डॉट मेटा डॉट path तो ये मुझे फाइल नेम के साथ पूरा पाथ देगा। आप देखिए यहाँ पे मुझे दे रहा है लास्ट में index.ts। तो ये Node.js के अंदर हमें अगर गेट करना होता है तो हम यूज करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा import डॉट मेटा डॉट फाइल नेम। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो import डॉट मेटा डॉट path का इक्विवेलेंट है, इसका एक एलियास है बेसिकली। तो इसे भी अगर मैं रन करूंगा तो ये मुझे सेम आउटपुट देगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये अंडरस्कोर dir नेम इसके अंदर भी यूज नहीं कर सकते या फिर अंडरस्कोर फाइल नेम भी इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इससे भी लॉग करवाऊंगा तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, यानी कि Node.js वाली जो चीज है वो तो सारी यहाँ पे काम करती ही है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे हम करेंगे import डॉट मेटा डॉट url, और ये हमें रिटर्न करता है हमारा फाइल पाथ का url। तो अगर आपने कभी पैकेज जेसन के अंदर कुछ कस्टम मॉडल्स को इंपोर्ट किया है तो इसमें इस तरह का सिंटैक्स होता है, तो ये वही URL है, आप इसे भी गेट कर सकते हो। एंड देन लास्ट जो हम मेथड देखने वाले हैं वो है import डॉट मेटा डॉट resolve। तो ये एक मेथड है और ये हमें हेल्प करता है किसी भी मॉड्यूल का पाथ गेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और अगर इसका मैं पाथ गेट करना चाहता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए ये है हमारे बन फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स में, और यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर है, उसके अंदर एक लिव फोल्डर है, और यहाँ पे है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अगर
मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे हमें मिलेगी typescript.js। तो ये इसने हमें पूरा इसका बात यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया है। तो यही था हमारा import.meta ऑब्जेक्ट और ये बहुत ही यूजफुल है अगर आपको कुछ ऐसे पाथ या फिर फाइल नेम्स जैसे इंस्टेंटली आपको एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, ये सारी चीजें गेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे बंद का यूज करके अपने पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन की एपीआई बनाई, अभी उस एपीआई के अंदर आप यूजर से पासवर्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप उस पासवर्ड को एज अ प्लेन टेक्स्ट अपने डेटाबेस में कभी भी स्टोर नहीं करोगे, उसको आपको इंक्रिप्ट करके स्टोर करना चाहिए। तो ये चीज करने के लिए हम नोड.जेएस के अंदर क्या करते हैं, बिक्रिप्ट जैसी लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, लेकिन बन के अंदर ये चीज इनबिल्ट हमें प्रोवाइड की जाती है। हम यहाँ पे बन एपीआई का यूज करके यहाँ पे ये पासवर्ड हैशिंग और इसके वेरिफिकेशन का काम यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज कैसे अचीव करनी है, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो हैशिंग होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड को इंक्रिप्ट करते हैं, तो उसके अंदर अगर आपने कभी बिक्रिप्ट यूज किया है तो उसके अंदर यूजुअली 2 मेथड्स होती है। एक तो होती है हमारी हैश और दूसरी होती है हमारी वेरीफाई। अभी ये जो हैश मेथड है, उसके लिए हमें पहले तो क्या करना होगा, एक पासवर्ड हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये जो हम यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं, लेट्स से कि पासवर्ड हमारा है पासवर्ड, और ये जो पासवर्ड है उसको हमें इंक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे बन डॉट पासवर्ड और इसके ऊपर आपको मेथड्स मिलती है, जिसमें से एक मेथड है हैश। अभी ये जो हैश मेथड है, इसके अंदर आपको आपका पासवर्ड पास करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पासवर्ड को पास, और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन सेट करने होते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है हमारा अल्गोरिदम। तो ये जो अल्गोरिदम है, इसके अंदर आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा अल्गोरिदम अप्लाई करना है, बिक्रिप्ट वाला करना है या फिर आर्गोन करके भी एक लाइब्रेरी है, वो भी सेम ही काम करती है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे बिक्रिप्ट चूज करेंगे बिकॉज ज्यादातर लोग उससे फेमिलियर है। तो हमने यहाँ पे ये बिक्रिप्ट चूज कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा हैश पासवर्ड, और ये हमें रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो इसके आगे हमें अवेट लगाना होगा। अभी एक और चीज आपने यहाँ पे नोटिस की क्या, बन हमें ऑटोमेटिकली हैंडल करके देता है, वो है हमारा टॉप लेवल अवेट। तो ये जो अवेट है वो हम किसी एसिंग फंक्शन के अंदर नहीं डाल रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट ग्लोबली अपने फाइल के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये भी हमें इजीली प्रोवाइड किया जाता है बन के द्वारा। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये है हैश पासवर्ड, और इसे अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमें एक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिल रही है। लेकिन अभी ऐसा सोचिए कि हमने पासवर्ड को तो स्टोर कर दिया अपने डेटाबेस के अंदर, लेकिन जो बंदा जिसने रजिस्टर किया था, अभी वो अगर लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो वो अपना प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड डालेगा, और हमारे पास जो पासवर्ड स्टोर्ड है वो पासवर्ड है हमारा इंक्रिप्टेड पासवर्ड। तो हम कभी भी उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगर हम नॉर्मल स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे बंद पासवर्ड के अंदर यहाँ पे एक मेथड मिलती है जो कि है वेरीफाई मेथड। तो यहाँ पे जो वेरीफाई है उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हमें डालना है पासवर्ड, तो यहाँ पे हम पासवर्ड को पास करेंगे, और यहाँ पे हमें डालना है पासवर्ड की हैश जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज वैलिड पासवर्ड, और इसके अंदर भी हमें प्रॉमिस मिलता है, तो इसको भी हमें अवेट करना होगा। और अभी अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे है इज वैलिड पासवर्ड, और अभी अगर मैं इसे चेक करेंगे हम तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्रू। तो अभी हम आगे का लॉजिक कर सकते हैं, जैसे कि अपनी लॉगिन एपीआई के अंदर हमने ये चेक कर लिया कि यहाँ पे हमारा पासवर्ड वैलिड है, तो हम आगे उसको टोकन वगैरह असाइन कर सकते हैं। और इसको अगर मैं आपको गलत साबित करके भी दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल ऐसा सोच लीजिए कि हम यहाँ पे यूजर ने जो पासवर्ड डाला वो था यहाँ पे 123, और उसको अभी हम कंपेयर करने जा रहे हैं हमारे पासवर्ड की हैश से, तो वो यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है बिकॉज 124 की हैश अलग होगी और हमारा ये जो पासवर्ड था उसकी हैश यहाँ पे अलग होगी। तो यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा और हमें कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पे लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप चाहते हो कि आप इसके अंदर इसके जो हैशिंग के आइट्रेशन है उसको बढ़ाओ, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉस्ट करके एक पैरामीटर आता है, उसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख
सकते हो 4। अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा है तो ये क्या करेगा कि पहली बार पासवर्ड हैश करेगा और उस हैश पासवर्ड को भी वापस से हैश करेगा। तो ऐसे ये सेम पासवर्ड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हैश होगा, लेकिन ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना टाइम यहाँ पे ज्यादा जाएगा। ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ सॉल्ट, जो कि आप अपने बिग क्रिप्ट के अंदर यूज करते हो। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर, एंड आई होप कि आपको ये जो हैशिंग का जो बन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बन की कुछ ऐसी यूटिलिटीज जो कि हमें बन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको ये यूटिलिटीज एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इस यूटिलिटीज का आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो पहली यूटिलिटी है वो है हमारी बन डॉट वर्जन। तो ये जो बन डॉट वर्जन है वो सिंपली हमें बन का अभी जो करंट वर्जन है जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो हमें रिटर्न करती है। तो आप यहाँ पे देखिए इसने हमें दे दिया है 1.2.5। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी बन डॉट ई और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार रन करके देख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे है बन डॉट ई के अंदर जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पे सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिख गए हमें, और ये हमारे डॉट ई डॉट प्रोडक्शन से लोड होके पोर्ट और डेटाबेस यूआरएल यहाँ पे आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारी बन डॉट स्लीप मेथड। तो इसको समझाने के लिए आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास यहाँ पे एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है हे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अवेट बन डॉट स्लीप, और इसके अंदर मुझे पास करने होते हैं मिली सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं 1000 मिली सेकंड पास करूंगा, यानी कि ये होता है 1 सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये होता है 1 सेकंड। यहाँ पे अभी मैं दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइबर्स। तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो पहले तो हे प्रिंट होगा और उसके 1 सेकंड के बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और अभी देखिए हे आया और फिर आया सब्सक्राइबर्स, और अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 सेकंड से, जिससे आपको बेटर आइडिया आएगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूंगा तो हे आया और अभी 5 सेकंड के बाद देखना यहाँ पे आएगा सब्सक्राइबर्स। तो आप देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आ चुका है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये जो हमारा बन है इसने एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन जो कि हम बार बार Node.js के अंदर बनाने के लिए सेट टाइम आउट का और प्रोमिसेस का यूज करते थे, उसको इन्होंने इनबिल्ट यहाँ पे बना के दे दिया है। तो पहले अगर हमें ये काम करना होता था तो हम किस तरह से करते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट स्लीप, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करते थे न्यू प्रॉमिस, और ये होता था रिजॉल्व। और ये रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाते थे और यहाँ पे करते थे एन जो कि है सेकंड, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता था 1000 से, जो कि होते हैं हमारे मिली सेकंड 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे एन होता था हमारा नंबर, और यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के बाद, और यहाँ पे हम पास करेंगे एन। तो अगर मैं इस फंक्शन को अभी यूज ना करूँ और यहाँ पे अगर मैं स्लीप फंक्शन को कॉल करूँ एंड यहाँ पे मैं पास करूँ 5 यानी कि 5 सेकंड, और यहाँ पे अवेट लगाओ, तो आप देखिए यहाँ पे आया है और उसके 5 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा सब्सक्राइबर्स। तो ये फंक्शन हमें बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको यूटिलिटी फंक्शन बना दिया जिसको वो बोल रहे हैं बन डॉट स्लीप फंक्शन। तो ये काम थोड़ा सा बन ने आसान कर दिया। तो इसे अभी हम कमेंट कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट यूटिलिटी की तरफ। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शन है वो हमारी बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे रैंडम UUID वर्जन 7, तो इन्होंने क्या किया है, UUID करके एक पैकेज होता है जो कि हमें रैंडमली यूनिक आइडेंटिफायर्स देता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने के लिए। तो इन्होंने इसका इंटरनल बाइंडिंग ही हमें दे दिया है, ये हमें बन के अंदर ही मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे UUID लिखूंगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे करते हैं UUID, तो यहाँ पे हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर मिल गया, और ये भी किसी एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल किए बिना। यानी कि हम यहाँ पे कोई भी UUID पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहे, और बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे वर्जन 7 UUID मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी क्लास है जो कि हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बन डॉट नैनो सेकंड्स। तो ये हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ नैनो सेकंड सिंस द प्रोसेस वाज स्टार्टेड। मतलब कि जब भी हमारा बन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उस टाइम से लेके जब भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बन डॉट नैनो सेकंड्स की, तब तक का हमें ये नैनो सेकंड्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवा के देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसने हमें दे दिया है ये नैनो सेकंड्स। अभी इसके बाद जो हमारी लास्ट यूटिलिटी क्लास है वो है हमारी डीप इक्वल्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट obj1, और इसके अंदर एक की लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नेम, और यहाँ पे नेम डालेंगे कोडर BB,
और एक और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे obj2 और इसके अंदर हम नेम डालेंगे शर्मा जी। अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कंपेयर करना है कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो इक्वल है या नहीं, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है बन डॉट डीप इक्वल्स और इसके अंदर मुझे a और b पास करना होता है। तो यहाँ पे मैं obj1 पास करूंगा और यहाँ पे मैं obj2 पास करूंगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लॉग करवाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोडर बीबी लिख के यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रू। तो ये यहाँ पे डीपली जाके चेक करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करने में हेल्प करता है हमें। लेकिन अभी एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है एक एज प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 18 और अभी अगर मैं इसे सेव करूंगा तो ये मुझे दे रहा है फॉल्स। तो आई होप कि आपको ये जो यूटिलिटी क्लास है डीप इक्वल्स और ऊपर जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारे समझ में आ चुके होंगे और आपको किस तरह से इसका यूज करना है वो भी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि हम जो बंद के अंदर HTTP रिक्वेस्ट होती है वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। देखिए Node.js के अंदर हम HTTP मॉड्यूल का यूज करते थे जब हमें कोई सर्वर क्रिएट करना होता था या फिर हम Express.js का यूज करते थे। लेकिन पहले तो हम यहाँ पे बंद के अंदर ये देखेंगे कि एक्चुअली में जो HTTP हम यूज करके जो Node.js के अंदर जिस तरह से सर्वर बनाते थे उस तरह का सर्वर बनाने के लिए हम बंद के अंदर क्या यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। तो बंद हमें एक API प्रोवाइड करता है, तो ये जो बन डॉट सर्व करके जो API है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो बन डॉट सर्व है उसके अंदर हमें पोर्ट पास करना होता है, तो पोर्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो उसे हम गेट कर लेंगे बन डॉट env से। अभी इसके अंदर हमें यहाँ अपने राउट्स डिफाइन करने होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउट और इसके अंदर एंड पॉइंट्स डिफाइन करना है। अभी एंड पॉइंट्स डिफाइन करना बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको एक स्टैटिक राउट बना के दिखाता हूँ और वो होगा हमारा गेट राउट। तो पहले तो हम यहाँ पे क्रॉड ऑपरेशन करके देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बन डॉट सर्व के जो राउट्स है वो किस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली जो हम API बनाने वाले हैं वो है हमारी गेट API। तो यहाँ पे आपको ये जो स्लैश है वो लगाना मैंडेटरी है अगर आप कोई राउट क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्लैश API। तो हम यहाँ पे हेल्थ API मिमिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कॉलन देना है और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू रिस्पॉन्स और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस ओके। तो आप यहाँ पे विदाउट डिफाइनिंग एनी फंक्शन अगर आप ऐसे न्यू रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे तो ये आपका काम करने लगेगा। अभी इसे हम सेव करते हैं और ये जो बन डॉट सर्व है वो हमें एक सर्वर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सर्वर इक्वल टू बन डॉट सर्व और यहाँ पे अभी मैं एक इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट इन्फो और यहाँ पे लिखूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट और इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देके सर्वर डॉट पोर्ट लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो पोर्ट हमने ये यूज किया वो यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 6000। तो यहाँ पे हम कंट्रोल C करके एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें जो मैसेज मिल रहा था वो यहाँ पे वापस से आ जाएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 6000। अभी यहाँ पे चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा HTTP लोकल होस्ट 6000 बिकॉज हमारा ये जो सर्वर है वो 6000 पोर्ट पे रन कर रहा है। एंड देन यहाँ पे डालेंगे हम स्लैश API जो कि ये हमारा एंड पॉइंट है। अभी मैं इस पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया स्टेटस ओके। तो कुछ इस तरह से आप गेट राउट डिफाइन कर सकते हो अपने बन राउटर के अंदर। अभी नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप डायनेमिकली पैरामीटर की वैल्यू गेट कर सकते हो। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक API बना दे स्लैश API स्लैश ID और यहाँ पे कॉलन करेंगे और यहाँ पे आपको फंक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है और यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स और इसके अंदर आपको जो रिटर्न करना है वो होगा हमारा request.params.id। अभी ये जो ID है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है और इसने ये हमें बता दिया ऑटोमेटिकली कि इसकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी और ये हमें टाइपस्क्रिप्ट में भी हेल्प कर रहा है बिकॉज यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली हमें टाइप सजेशन भी दे दिया कि पैरामीटर्स के अंदर ID आने वाली है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे अगर हम चाहे तो कुछ मैसेज भी ऐड कर सकते हैं ID is और अभी सेव करने के बाद यहाँ पे चलता है और यहाँ पे
कोई आईडी डालता है, फॉर एग्जांपल 1213, और यहाँ पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया आईडी इज 1213। और यहाँ पे कोई और नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल 100, और यहाँ पे सेंड करेंगे तो हमें वापस से रिस्पॉन्स में मिल गया 100। तो इस तरह से आप पैरामीटर्स का भी यूज कर सकते हो। अभी अगर क्या होगा कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा राउट डाल दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं ये रैंडम कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 404 नॉट फाउंड, जो कि इसने बाय डिफॉल्ट हैंडल कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो फॉर्मेट डिफाइन करूँ उस फॉर्मेट में यहाँ पे रिस्पॉन्स आए। तो उस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे फेच, और ये जो फेच है वो ऐसे रिक्वेस्ट को कैच करेगा जो कि इस राउट्स के द्वारा हैंडल नहीं की गई। तो यहाँ पे हम फेच लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली डिफाइन करेंगे एक मैसेज। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, और यहाँ पे लिखेंगे राउट नॉट फाउंड, और इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है राउट नॉट फाउंड, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हमें मिल रहा है 200 ओके, बट यहाँ पे स्टेटस होना चाहिए 404। तो वहाँ पे 404 भेजने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे सेंड करवाएंगे स्टेटस, और ये जो स्टेटस होगा वो होगा 404। और अभी हम इसे सेव करेंगे और वापस से एक बार सेंड करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है 404 नॉट फाउंड, और यहाँ पे स्टेटस भी है 404 नॉट फाउंड। तो हमारा जो नॉट फाउंड का जो केस था वो हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। और अगर आप चाहते हो कि ये फैच राउट आप यहाँ पे हैंडल ना करें तो इसका एक शॉर्टकट और भी है, आप यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे नीचे सारे राउट्स खत्म हो जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे /, और इसके अंदर आप यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे ये जो सेम चीज है इसे सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे हम यहाँ पे कमेंट करेंगे। अभी यहाँ पे ये सेम चीज परफॉर्म करेगा। आप देखिए यहाँ पे मैं सेंड किया तो यहाँ पे आ रहा है राउट नॉट फाउंड, और यहाँ पे 404 स्टेटस इसका। तो ये यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी आगे और चीज समझने के लिए हम यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करने वाले हैं पोस्ट की, और ये बेसिकली क्रॉड एपीआई हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने सेकंड मेथड यूज की इसको कमेंट कर देता है और ये फैच वाला ही रहने देता है। तो यहाँ पे पोस्ट की क्रॉड करने के लिए हम यहाँ पे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे पोस्ट, और ये होगा एक एरे। आप इसको डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। अभी ये जो पोस्ट आएगी उसका कुछ टाइप होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप p पोस्ट, और ये जो टाइप है उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डिफाइन करेंगे, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे आईडी जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, और इसका होगा एक टाइटल जो कि अगेन स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये जो टाइप है हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t पोस्ट, और ये होने वाला है इसका एरे। तो हमने इसका टाइप डिफाइन कर दिया है। अभी हम यहाँ पे एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ /API/post, और अभी इसके अंदर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले गेट मेथड क्रिएट करूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट, और यहाँ पे हम रिटर्न करने वाले हैं ये पोस्ट जो कि हमारे इस पोस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा response.json, क्योंकि मैं जेसन रिस्पॉन्स सेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मुझे पास करनी होगी ये पोस्ट। और ये जो गेट है वो एक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से रिटर्न करेंगे जिससे जो गेट मेथड है वो ये जो response.json है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगी। अभी इसे सिंपली सेव करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं इस राउट को। तो यहाँ पे मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और अभी यहाँ वापस चलता है, और यहाँ पे अभी जो हमारा एंड पॉइंट है वो है /API/post। अभी यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि एम्प्टी एरे, लेकिन इसके अंदर हमें पोस्ट स्टोर भी तो करवानी होगी। तो उसके लिए अभी हम क्रिएट एपीआई बनाएंगे, तो उसके अंदर हम मेथड यूज करेंगे पोस्ट। अभी ये पोस्ट मेथड यूज करने के लिए यहाँ पे हम सेम चीज यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और यहाँ से हमें एक रिस्पॉन्स भी रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं लिख देता हूँ रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स। अभी ये जो कॉल बैक है इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, और जब हम कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें बॉडी भेजनी होती है। तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर रिसीव करने वाले हैं टाइटल, और ये जो आईडी होगी वो हम खुद से ही बनाएंगे यूजिंग अ यूटिलिटी क्लास जो कि हमें बंद प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम बॉडी गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट बॉडी request.json, और ये जो जेसन है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अवेट। अभी ये जो अवेट है वो एसिंग के अंदर ही यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस मेथड को एसिंग बनाएंगे। और अभी देखिए जो बॉडी है इसकी टाइप यहाँ पे अननोन दिखा रहा है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे टाइप असर्शन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस टी पोस्ट, और टी पोस्ट के अंदर से मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओमिट करनी है जो कि है आईडी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी, और अभी अगर हम बॉडी करके डॉट करेंगे तो यहाँ पे मुझे सिर्फ टाइटल ही मिलेगा, बिकॉज ये जो आईडी है वो हम खुद से बनाने वाला है। तो हमने यहाँ पे बॉडी को रिसीव कर लिया है, अभी हम इसे प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ console.log body, और अभी हम चलते हैं और यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे करेंगे पोस्ट, और यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे रॉ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम टाइटल सेंड करेंगे, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी जेसन, और यहाँ पे टाइटल में हम लिखेंगे पोस्ट 1, और सिंपली आपको यहाँ पे सेंड करना है। अभी यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे बॉडी रिसीव हो चुकी है जिसके अंदर हमारा टाइटल भी आ चुका है। अभी इसको हमें सेव करना है हमारे पोस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट डॉट पुश, और यहाँ पे पुश करने के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए आईडी और दूसरी चीज होनी चाहिए हमारे पास टाइटल। पर टाइटल तो है हमारा बॉडी डॉट टाइटल जो कि हमें बॉडी के अंदर से मिल चुका है, लेकिन ये जो आईडी है वो हम यहाँ पे यूटिलिटी क्लास की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है वन डॉट रैंडम UUID वर्जन 7, इसको हम कॉल करेंगे और आईडी जनरेट करेंगे। तो हमारी ये जो पोस्ट नाम का जो वेरिएबल है, एरे है बेसिकली, उसके अंदर ये पोस्ट पुश हो जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज सेंड करवाएंगे क्रिएटेड। अभी यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और वापस चलते हैं और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता है। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है क्रिएटेड, और अभी अगर मैं इसे गेट करूंगा और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें पोस्ट मिल चुकी है पोस्ट 1, और उसका आईडी भी यहाँ पे असाइन हो चुका है। अभी एक और पोस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट 2, और वापस से यहाँ पे अगर हम फैच करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा पोस्ट 2। तो हमने यहाँ पे ये जो जेसन रिस्पॉन्स है उसको फैच करवा लिया है इस पोस्ट नाम के वेरिएबल से, और यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करके भी देख ली है। अभी हमारी जो नेक्स्ट एपीआई बनेगी वो होगी अपडेट पोस्ट, और जो लास्ट एपीआई होगी वो होगी हमारी डिलीट पोस्ट। तो ये जो ब्लॉक है इसे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे इसे पेस्ट करेंगे। अभी हमें पोस्ट की आईडी से इसको गेट करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट स्लैश आईडी। तो यहाँ पे हमें एक राउट पैरामीटर बनाना होगा, और यहाँ पे जो इसकी रिक्वेस्ट टाइप होगी वो होगी पुट रिक्वेस्ट, और ये लास्ट वाली होगी हमारी डिलीट रिक्वेस्ट। तो ये डिलीट वाला अभी के लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे और यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट के अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे इसे हटा ही देते हैं, और यहाँ पे अभी हम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, और यहाँ पे करेंगे अपडेटेड। अभी इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी और इसके अंदर से हमें आईडी गेट करना है, और वो मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट से जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो अपडेट करने के लिए अगर हमें आईडी गेट हम करते हैं तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट इंडेक्स इक्वल टू पोस्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, और यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें ये पोस्ट मिलेगी, और ये जो पोस्ट है उसके ऊपर हमारे पास आईडी है, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे उस आईडी से जो हमें पैरामीटर के अंदर रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये जो पोस्ट इंडेक्स है वो हमें एक नंबर मिलेगी। तो यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट इंडेक्स इक्वल टू -1, और यहाँ पे हम इसको इफ कंडीशन में लिखेंगे कि अगर यहाँ पे पोस्ट इंडेक्स हमें नहीं मिलती है तो फिर हम यहाँ पे एक मैसेज सेंड करवाएंगे पोस्ट नॉट फाउंड, और यहाँ पे इसको स्टेटस कोड दे देंगे हम 404। लेकिन अगर हमें यहाँ पे पोस्ट इंडेक्स मिलती है तो यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट ऑफ पोस्ट इंडेक्स जो कि हमने यहाँ पे गेट की, और उसका जो टाइटल है वो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे हमारे बॉडी डॉट टाइटल से। तो हमें यहाँ पे बॉडी भी गेट करनी होगी, तो यहाँ पे हम ये जो बॉडी है उसे भी सिंपली कॉपी कर देते हैं। तो हमारी ये बॉडी भी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी और ये भी हो जाएगा हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन, और यहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो टाइटल है वो वहाँ पे प्रेजेंट ही है, और अभी हमारा ये जो पोस्ट के अंदर जो पोस्ट इंडेक्स है वो पर्टिकुलर पोस्ट हमारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे हम सेव करेंगे और अभी चलता है वापस से यहाँ पे, और अभी एक बार गेट करता है और यहाँ पे देखते हैं कोई पोस्ट है तो नहीं है यहाँ पे। तो पहले एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पे बनाई इसका पोस्ट 2, तो यहाँ पे एक आईडी बन के आ चुका है, और अभी हम सोचते हैं कि ये हमसे गलती से पोस्ट 2 इसका टाइटल दे दिया है, तो अभी हमें इसे रीनेम करके पोस्ट 1 करना है। तो उस केस में हम यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे मुझे ये आईडी पास करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉलन आईडी, और ये जो आईडी होगा वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और अभी बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे हम पोस्ट
1 करेंगे और वापस से यहाँ पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है अपडेटेड और यहाँ पे अभी हम गेट करेंगे तो यहाँ पे हो चुका है पोस्ट 1। तो हमने ये जो अपडेट एपीआई थी वो भी यहाँ पे बना ली है। अभी हम यहाँ पे डिलीट मेथड बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे नीचे आता है और ये जो डिलीट मेथड है उसके ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसे अनकमेंट करूंगा और हमने यहाँ पे जिस तरह से आईडी गेट की थी वो आईडी हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अभी मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक एरे एलिमेंट डिलीट करना है एक इंडेक्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्प्लाइस मेथड जो कि ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे मैं करूंगा पोस्ट डॉट स्प्लाइस और यहाँ पे मुझे पास करना होता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर गेट करने के लिए हम ये जो सेम मेथड थी जो कि हम पोस्ट इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे थे वो यूज करेंगे और यहाँ पे जो स्प्लाइस के अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है पोस्ट इंडेक्स वो हम यहाँ पे पास करेंगे और यहाँ पे डिलीट काउंट होगा हमारा 1 और ये जो रिस्पॉन्स है वो हम पास करेंगे डिलीटेड। अभी यहाँ पे हम चलते हैं वापस से पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे गेट करेंगे तो ये वापस एम्प्टी होगा और यहाँ पे अभी मैं पोस्ट 2 क्रिएट करता हूँ तो ये क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आ भी चुकी होगी। अभी ये जो आईडी है इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और मुझे यहाँ पे इसकी डिलीट मेथड बना के यहाँ पे पास करना है आईडी और ये जो आईडी मैंने कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ चुका है डिलीटेड और वापस से अगर गेट मेथड पे जाके हिट करेंगे तो हमारा जो पोस्ट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इतना सिंपल है अगर आप यहाँ पे बंद राउटर का यूज करते हो। अभी देखिए इसके अंदर ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर आपको यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स ऐड करने हैं या फिर कुकीज वगैरह के साथ काम करना है तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास ये एक एपीआई है जो कि है पोस्ट को गेट करने के लिए, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अभी और यहाँ पे मैं इसे करूंगा रिटर्न। अभी आप सोचिए कि यहाँ पे मुझे चाहिए क्वेरी पैरामीटर, तो इसका यूज इस तरह से हो सकता है कि पोस्ट को आपको अगर फिल्टर करना है या फिर सॉर्ट करना है या फिर पेजिनेट करना है तो उस केसेस में हम क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो वो चीज अगर हमें यहाँ पे करनी है तो हमें यहाँ पे रिसीव होता है रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट के अंदर से हमें पहले तो यूआरएल गेट करना पड़ेगा। अभी ये यूआरएल गेट करने के बाद हमें इसको पार्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पार्स यूआरएल और टू न्यू यूआरएल जो कि हमें ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है और यहाँ पे हम पास करेंगे ये यूआरएल। अभी इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा पार्स टू यूआरएल। अभी यहाँ पे चलेंगे और ये जो एपीआई थी हमारी गेट वाली उसे हिट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रॉपर्टीज जिसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे विदाउट पासिंग एनी क्वेरी पैरामीटर, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैं पेजिनेशन बना रहा था और यहाँ पे मेरा पेज नंबर है 1 एंड इसकी जो लिमिट है वो है 10 और अभी वापस से एक बार सेंड करेंगे तो ये क्वेरी पैरामीटर हमने पास की है और यहाँ पे हमें मिल रही है ये सर्च पैराम्स के अंदर। अभी यहाँ पे हमें जो सर्च पैराम्स है उसका एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर हम इसे 1 बाय 1 भी गेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे 1 बाय 1 गेट करना है तो हमें इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ करना पड़ेगा कॉन्स्ट पेज इक्वल टू पास्ट यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स डॉट गेट, इसके ऊपर एक मेथड आती है और इसके अंदर हमें पास करना होगा हमारे क्वेरी पैरामीटर का नाम। तो हमारे केस में ये है पेज और दूसरा हमारा है लिमिट, तो यहाँ पे हम करेंगे पास्ट यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स डॉट गेट और यहाँ पे होगा लिमिट। अभी यहाँ पे इसे प्रिंट करवा दे पेज और लिमिट को और अभी एक बार फिर से हिट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 और 10। या फिर आप दूसरी मेथड ये यूज कर सकते थे कि अगर आपको 1 बाय 1 गेट नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज और यहाँ पे यूज करेंगे आप पास्ट यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स डॉट एंट्रीज। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी एंट्रीज और इसको आप प्रिंट करवा के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वापस से मैं हिट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मिल रहा है पेज 1 और लिमिट 10। तो कुछ इस तरह से आप क्वेरी पैरामीटर्स को गेट करके यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात करेंगे और वो है कि अगर आपको इसके अंदर HTML पेज रेंडर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो।
देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्लैश होम और ये हमारा स्लैश होम राउटर है और यहाँ पे अभी हम सिंपली डायरेक्टली फाइल को पास कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ home.html और ये एक HTML फाइल है और इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू होम और यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं टॉप में जाऊंगा और यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम ./home.html और ये जो होम पेज है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीरियलाइज कर देगा। अभी यहाँ पे अभी हम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट 6000/home। तो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो भाई फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद और बहुत सारा सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये जो हमें एरर आ रही थी पोर्ट नंबर 6000 पे कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, और यहाँ पे मैं इसको बहुत देर से ट्राई कर रहा था, इसको सॉल्व करने पर नहीं हो रहा था, बट एक्चुअली में मुझे एक नई चीज जानने को मिली। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो क्रोम है ना वो पोर्ट नंबर 6000 को अनसेफ काउंट करता है, तो आपको ये यूज नहीं करना है। हमने यहाँ पे अपने .env के अंदर 6000 पोर्ट यूज किया था, तो इसको अभी हम चेंज करने वाला है 8000 पे और अभी इसको किल करके वापस से रन करेंगे और ये जो एस है वो यहाँ से हटाएंगे और वापस से रन करेंगे। तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 8000 पे रन हो चुका है और अभी हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट नंबर 8000 और अभी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है राउट नॉट फाउंड और हमें जो चेक करना था वो था हमारा स्लैश होम। अभी फाइनली यहाँ पे हम ये जो वेब पेज है उसे लोड कर पा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज इसके पीछे मैंने पूरा आधा घंटा वेस्ट किया, लेकिन मेरे को भी नया जानने को मिला, बट ठीक है। अभी हमने यहाँ पे HTML पेज रेंडर करवा लिया है सक्सेसफुली। तो ये एक और तरीका है कि अगर आपको HTML पेजेस रेंडर करवाने हैं तो वो आप बहुत ही सिंपली यहाँ पे रन करवा सकते हो। अभी एक और चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि है हमारा रिडायरेक्शन ऑफ URL। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाता हूँ गो टू गूगल और मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई ये ओपन करे तो वो चला जाए यहाँ पे google.com के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर एक रिडायरेक्ट मेथड है, उसके अंदर हम यहाँ पे URL दे सकते हैं https google.com और अभी कोई जैसे ही ये गो टू गूगल कॉल करेगा, जैसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं गो टू गूगल और यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम चले जाएंगे google.com के ऊपर। तो ये भी रिडायरेक्शन का भी हमें कई बार नीड होता है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी नेक्स्ट जो चीज हम देखने वाले हैं वो है हमारी ग्लोबल एरर हैंडलिंग। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने नोड.js की एप्लीकेशन बनाई है स्पेशली इन एक्सप्रेस तो आपने वहाँ पे ग्लोबल एरर हैंडलर्स बनाए होंगे और ये चीज अगर आपको सीखनी है अगर नोड.js के अंदर भी, तो मेरे पास ऑलरेडी एक कोर्स है मेरे चैनल के ऊपर नोड.js प्रोडक्शन सेटअप का, उसके अंदर आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम ग्लोबल एरर हैंडलर अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एरर और इसके अंदर हमें एरर रिसीव हो जाएगी और यहाँ पे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई एरर आती है तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स सेंड करना होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे न्यू रिस्पॉन्स और ये जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर हम लिख सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर और इसे हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इस एरर को। अभी हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली एक एरर थ्रो करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक एरर राउट बनाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थ्रो करने वाले हैं एक एरर। तो यहाँ पे करता हूँ मैं थ्रो न्यू एरर और ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा और यहाँ पे हम मुझे इसे थ्रो करना होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे देखो ये है एरर। अभी यहाँ पे हम चलते हैं वापस से ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे मैं करता हूँ http localhost 8000 और यहाँ पे करेंगे स्लैश एरर। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है इंटरनल सर्वर एरर और यहाँ पे ये देखिए एरर का पूरा स्टैक आ चुका है और यहाँ पे है देखो ये है एरर। तो ये जो एरर जनरेट हुई है वो हुई है लाइन नंबर 71 पे, तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ इस तरह से आप ग्लोबल एरर हैंडलर बहुत ही इजीली बना सकते हो और ये बहुत ही इजी टास्क है। अभी कई केसेस में हमें हमारे सर्वर के ऊपर HTTPS का यूज करना होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ सर्टिफिकेट्स भी पास करने होते हैं। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे TLS करके प्रॉपर्टी आती है उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको TLS के साथ काम करना होता है, तो एक तो की फाइल चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो यूजिंग one.file और यहाँ पे वो जो .pem फाइल होगी या फिर की फाइल होगी वो आप यहाँ पे पास
कर सकते हो और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आएगा जो कि होगा 1.5 और यहाँ पे वापस से उसका पाथ। और अगर आपके पैम फाइल के अंदर कोई पास प्रेस है यानी कि पासवर्ड वगैरह डाला हुआ है तो वो भी आप पास प्रेस के अंदर डाल सकते हो। तो ये जो सेटिंग है वो स्पेशली तब यूज होगा जब आप अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर टीएलएस का यूज करना चाहते हो। तो इसे मैं सेव कर दूंगा। अभी देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर्वर प्रॉपर्टी के बारे में जो कि हमें इस हैंडलर के अंदर मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डिजिट हैंडलर है तो यहाँ पे एक तो है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें सर्वर ऑब्जेक्ट भी मिलता है। तो उसे यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलते हैं हम ये पोस्ट वाली एपीआई के ऊपर और यहाँ पे हम इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे करेंगे सर्वर। तो सर्वर के अंदर हमें एक टाइम आउट मेथड मिलती है जो कि हमें हेल्प करती है ये जो पर्टिकुलर हैंडलर है गेट हैंडलर, इस हैंडलर के लिए रिक्वेस्ट टाइम आउट का टाइम डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये जो रिक्वेस्ट है वो 10 सेकंड से ज्यादा ले रही हो और मुझे उसे डिस्कार्ड करना है तो मैं यहाँ पे टाइम आउट एरर दे सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करनी होगी और यहाँ पे टाइम पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा 10 एंड देन यहाँ पे मैं अवेट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास है 1.sleep मेथड जिसके अंदर मैं पास करूंगा 20,000 जो कि होता है 20 सेकंड और इसे मुझे बनाना पड़ेगा एसिंक और यहाँ पे अभी सेव करेंगे। अभी चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे मुझे करना होगा पोर्ट नंबर 8000 और ये है हमारा ये वाला एपीआई गेट एपीआई और यहाँ पे हम करेंगे पोर्ट 8000 और यहाँ पे करेंगे सेंड। तो ये अभी टाइम ले रहा है और अभी इसको 10 सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। तो आप देखिए इसने यहाँ पे 10 सेकंड में ही टाइम आउट दे दिया है। अभी इसको मैं डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे 10 की बजाय यहाँ पे 2 सेकंड कर देता हूँ और अभी वापस से एक बार सेट करेंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये 2 सेकंड के अंदर ये यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एवरी हैंडलर के लिए ये टाइम आउट डिफाइन कर सकते हो। तो ये था सर्वर डॉट टाइम आउट। अभी अगर आप चाहते हो कि ये जो रिक्वेस्ट आई तो उसका आप अगर आईपी गेट करना चाहते हो वो भी आप गेट कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉग करवा सकते हो console.log और यहाँ पे आप लिखेंगे सर्वर डॉट रिक्वेस्ट आईपी और इस मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर आप पास करेंगे रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट लॉग होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया। आप देखिए यहाँ पे आईपी आ चुकी है और ये है यहाँ पे इसका एड्रेस और ये है इसका IPv6 और ये है वो पोर्ट जो कि इसको असाइन हुआ है। तो ये था पूरा हमारा बर्न डॉट सर्व का ओवरव्यू। और अभी एक और लास्ट चीज है जो कि रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास एक सर्वर डॉट स्टॉप मेथड। तो इस स्टॉप मेथड का आप तब यूज कर सकते हो जब आप अपने सर्वर को ग्रेसफुली शट डाउन करना चाहते हो, यानी कि कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है जो कि अभी प्रोसेसिंग स्टेट में है तो ये पहले उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और नई जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और सर्वर को उसके बाद ही स्टॉप करेगा। तो उस केस में आप यहाँ पे ग्रेसफुल शटडाउन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप सर्वर डॉट स्टॉप का यूज कर सकते हो और अगर आप इसके अंदर ट्रू पास करेंगे तो ये फोर्सफुली शटडाउन कर देगा चाहे कितनी भी ऑनगोइंग रिक्वेस्ट हो आपके सर्वर के ऊपर, लेकिन ये इसको फोर्सफुली स्टॉप कर देगा। तो आपको ये जो सर्वर डॉट स्टॉप है जो कि ग्रेसफुली हमें सर्वर स्टॉप करने के लिए हेल्प करता है उसका यूज कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इसकी इजीनेस बढ़ाने के लिए ही मार्केट में फ्रेमवर्क्स होता है जैसे कि Mono.js, आप उसको भी सीख सकते हो बन के लिए जो कि आपको Express.js जैसा सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। और अगर आप चाहो तो ये जो सारे कंट्रोलर्स है उसको अलग अलग सेपरेट फाइल्स एंड फोल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और वहाँ पे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बन के कंसोल एपीआई के बारे में। देखिए बन हमें एक कंसोल एपीआई प्रोवाइड करता है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे टर्मिनल से इनपुट लेने के लिए। तो हमारे जो प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इनपुट की हेल्प से यहाँ पे कंसोल के अंदर वो जो यूजर इनपुट एंटर करेगा उसको गेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे एक एडिशन कैलकुलेटर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ और अभी इसे हम VS कोड के अंदर पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर इसे पेस्ट कर दिया है और आप देखिए यहाँ पे इन्होंने पहला कंसोल लॉग स्टेटमेंट डाला है कि लेट्स ऐड सम नंबर्स और यहाँ पे एक और लाइन डाली है
जिसके अंदर यहाँ इनिशियल काउंट यहाँ पे 0 रखा है। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लेके लेट काउंट इक्वल टू 0 और फिर ये जो वाला हमारा फॉर अवेट लूप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको यहाँ पे रन किया गया है और ये यहाँ पे इनफाइनाइट लूप के अंदर चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, कंसोल के अंदर जो भी लाइन आएगी, जो भी हम एंटर करेंगे, उसको बेसिकली एक काउंट के अंदर प्लस करेगा, नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल काउंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। तो इसे अभी हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run dev और अभी आप देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे अभी मुझे बोल रहा है कि कोई नंबर एंटर कीजिए, तो यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ और अभी एंटर करूंगा तो यहाँ पे काउंट होने वाला है 5। अभी इसके अंदर मैं 10 ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अभी लेट्स से कि हम 50 और ऐड कर दे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 65। तो ये अभी इनफाइनाइट लूप है। आप देखिए इसके अंदर मैं जितने भी नंबर ऐड करूंगा वो सारे नंबर्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह का अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो जिसके अंदर आपको टर्मिनल से इनपुट लेना है, तो ये एक तरीका हो सकता है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम वन की कलर एपीआई के बारे में जानने वाले हैं। देखिए ये जो एपीआई है वो हमें कलर को पार्स करने में और उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये एपीआई क्या करती है, यहाँ पे एक ये सिंटैक्स दिया हुआ है जिसमें अगर आप वन डॉट कलर का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इनपुट देना होता है और वो जो इनपुट है वो किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, जैसे कि वो नॉर्मल CSS हो सकती है या फिर यहाँ पे हो सकता है RGB टेक्स्ट या फिर RGBA कलर्स या फिर HSL हैक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और इनपुट में पास कर सकते हो और इसका जो आउटपुट फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस फॉर्मेट में इसका आउटपुट चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने VS कोड में और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बल डॉट कलर और अभी यहाँ पे लेट्स से हम इनपुट देते हैं, तो थोड़ा इजी रखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट कलर और इसका जो मुझे आउटपुट चाहिए वो चाहिए मुझे RGBA में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया RGBA। अभी यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट RGBA, तो मैंने इस वेरिएबल का नाम दिया है और यहाँ पे अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं npm run dev। तो आप देखिए ये व्हाइट कलर का जो RGBA कलर होता है जो इसने कन्वर्ट करके हमें दिया है वो हमें इजीली यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हेक्स फॉर्मेट भी सिलेक्ट करता तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेक्स। तो आप देखना यहाँ पे मुझे मिलेगा हैश FFF। तो आपको पता ही होगा कि व्हाइट कलर का ये हेक्स एनकोडिंग है। तो इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपका कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको ये सारे कलर कन्वर्जन डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट में करने होते हैं और ये यूजुअली आप फ्रंट एंड के अंदर ही यूज करोगे। ये मेरे को एक एक्सप्लेन करने जैसा पार्ट लगा इसलिए मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया, लेकिन ये अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको इसे किस तरह से यूज करना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग की बात करने वाले हैं। देखिए वन हमें ये अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, वन शेल मेक शेल स्क्रिप्टिंग विद जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट फन। इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड लाइक शेल विद सीमलेस जावास्क्रिप्ट। मतलब आप यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट। तो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्विक स्टार्ट एग्जाम्पल दिया है तो इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करेंगे। आपको अगर शेल स्क्रिप्टिंग का यूज करना है तो आप वन के अंदर से डॉलर को इंपोर्ट करेंगे और ये डॉलर ही है जो कि हम शेल स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के अंदर जो चीज बताई है हमें वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि एपीआई के थ्रू आ रहा है और उसको आपको एज अ स्टैंडर्ड इनपुट गेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने ये जो example.com नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक फैच एपीआई कॉल किया है और ये फैच एपीआई बाय द वे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें इनबिल्ट मिलती है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न किया वो इन्होंने यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर एक कमांड होता है जो कि है कैट कमांड, जो कि हमारे सारे फाइल को यहाँ पे प्रिंट करेगा और यहाँ पे इसने ये जो रिस्पॉन्स आया उसको एज ए इनपुट यहाँ पे सेट किया है। अभी यहाँ पे पाइप ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे इन्होंने ये जो कंटेंट आया उसकी साइज निकाली है बाइट्स के अंदर जो कि आएगी 1256। तो यहाँ पे अगर इसे हम रन करें npm run dev करके तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगा 1256। अभी
अगर मैं यहाँ से ये चीज हटा दूं तो आप देखना क्या आएगा, इधर यहाँ पे आने वाला है पूरा HTML कंटेंट। आप देखिए यहाँ HTML आ चुका है इस example.com का, और यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है example.com। तो यहाँ पे इसका ये कंटेंट है जो कि एक div वगैरह लिया हुआ होगा। आप देखिए यहाँ पे एक div है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो तो वो बहुत ही इजी बना देता है ये बन। अभी शेल स्क्रिप्टिंग का आप यूज कहाँ पे कर सकते हो? शेल स्क्रिप्टिंग जो होती है वो मेजरली यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑटोमेशन टूल्स के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन कहीं पे डिप्लॉय करना चाहते हो और वहां पे आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, वन बाय वन सारा सेटअप करना होता है, तो उसे मैन्युअली करने के बजाय आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो शेल स्क्रिप्ट के हेल्प से, जो कि आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी और वहां पे जितनी भी डिपेंडेंसीज होगी उसको इंस्टॉल करेगी। तो इन्होंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को शेल स्क्रिप्टिंग के साथ मर्ज कर दिया है, जिससे आप यहाँ पे अगर अपना कस्टम लॉजिक बनाना चाहो जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इनपुट के अंदर वेरिएशन लाना चाहो तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग वन शेल स्क्रिप्टिंग। अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा नॉर्मल हेलो वर्ल्ड वाला एग्जांपल। तो यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पे अभी हम डॉलर को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे अभी हम लिखने वाले हैं अवेट डॉलर, और यहाँ पे अभी हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे एको हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे हमें ये टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करना होगा तभी ये काम करेगा। तो ये इसकी सिंटैक्स है कि आपको यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग ही यूज करना होता है। अभी यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा हेलो वर्ल्ड। तो अभी हम शेल स्क्रिप्टिंग के डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि आप बंद के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वेब एपीआईज के बारे में, जो कि हमें बंद प्रोवाइड करता है। देखिए वेब एपीआईज यानी कि ऐसी एपीआईज जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मिलती है। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो HTTP सेक्शन है उसके अंदर एक एपीआई है फेच, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी यूज की थी। तो ये जो फेच एपीआई होती है वो आपको हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स के एपीआई कॉल्स करने के लिए। उसके साथ यहाँ पे और भी सारी चीजें होती है जैसे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या फिर हेडर्स या फिर अबॉर्ट कंट्रोलर, जो कि हेल्प करता है अपने एपीआई का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और मल्टीपल रिक्वेस्ट को स्टॉप करने के लिए। फिर यहाँ पे है यूआरएल, जो कि हमने ऑलरेडी यूज किया था जब हम यहाँ पे बन का HTTP राउटर देख रहे थे, उसके अंदर हमने यूआरएल एपीआई का भी यूज किया था। फिर यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें वेब सॉकेट से रिलेटेड भी एपीआई मिलती है, जो कि हमें ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट होके मिलती है, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं बन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जेसन एपीआई भी है, तो आपने अगर जेसन डॉट पार्स या फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जैसी एपीआई का यूज किया है तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइम आउट, जो कि सेट टाइम आउट होता है या फिर क्लियर टाइम आउट होता है, वो वाली एपीआई भी आपको यहाँ पे बन के अंदर मिल जाती है, तो उसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है इंटरवल्स, जो कि हम यहाँ पे मल्टीपल इंटरवल्स पे कोई कॉल बैक रन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम सेट इंटरवल का यूज करते हैं, तो ये एपीआई भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ इंक्रिप्शन से रिलेटेड काम करना है तो यहाँ पे जो नोड.जेएस के अंदर जो क्रिप्टो मॉड्यूल मिलता था कुछ उसी तरह का हमें यहाँ पे क्रिप्टो एपीआई मिल जाता है। फिर ये डिबगिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे और भी बहुत सारे एडवांस चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि एक्चुअली में ये चीज एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसे यूज कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बन रन टाइम को एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बन एज अ पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे हम थोड़ा जो बन का जो पैकेज मैनेजर है उसको थोड़ा और डीपली समझने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं काम करूंगा वो तो ये है कि ये जो हमारा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, जिससे हमने जितने भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल की थी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो कमांड है पैकेज मैनेजर के अंदर जो कि हमें मिलता है वो है हमारा बन इंस्टॉल कमांड। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने पैकेट डॉट जेसन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज है, जिसमें से एक है हमारी डिव डिपेंडेंसी और दूसरी है हमारी पीयर डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बन इंस्टॉल। तो ये जो बन इंस्टॉल है वो हमारे पैकेज मैनेजर का पार्ट है। आप यहाँ पे देखिए इसने पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर दिए और वो भी सिर्फ 387 मिलीसेकंड के अंदर। तो है ना ये बहुत ही कमाल की स्पीड। तो ये जो 387 मिलीसेकंड इसने लिए उसमें उसने दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया, जो कि था टाइपस्क्रिप्ट और यहाँ पे बन के टाइप्स। अभी अगर मैं चाहता कि यहाँ पे कोई और पैकेज ऐड हो तो वो चीज मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये जो बन इंस्टॉल है वो आप इसे अगर नोड के साथ कंपेयर करेंगे तो वो है npmi के इक्विवेलेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल पैकेट डालना है तो वो मैं कैसे करूंगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बन ऐड कमांड का।
और यहाँ पे अभी आपको पैकेज का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Zod। तो Zod एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है, तो इसे अभी हम इंस्टॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ और यहाँ पे जो Zod लाइब्रेरी है वो इसने इंस्टॉल कर दी है 1278 मिली सेकंड के अंदर। और इसने जो वर्जन इंस्टॉल किया है वो भी आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए था जोड का, तो यहाँ पे मैं @ करके कुछ इस तरह से यहाँ पे एंटर कर सकता था और यहाँ पे ये चीज इंस्टॉल हो जाती। इसने आप एक चीज नोटिस की, यहाँ पे मैंने जब सेकंड टाइम इंस्टॉल किया तो इसने सिर्फ 67 मिली सेकंड लिए। और इसका ये रीजन है कि इसको ऑलरेडी पता है कि मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे सोल लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे कम टाइम ले रहा है और यहाँ पे मुझे इंस्टेंटली ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी एक और चीज, ये चीज अगर आपको Node.js के अंदर करनी होती तो आप वहाँ पे यूज कर दे npmi Zod। पर Node.js के अंदर आपको डेव डिपेंडेंसीज का भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जिस तरह से यहाँ पे की गई है, बन के टाइप्स को इंस्टॉल किया गया है, तो उसी वे में अगर आपको बन के अंदर इंस्टॉल करना है तो आप करेंगे बन ऐड और यहाँ पे हम जो डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो है प्रीटियर और यहाँ पे करेंगे -d। तो ये सेम सिंटैक्स है, सिर्फ यहाँ पे बन ऐड लिखना है आपको। तो यहाँ पे प्रीटियर को भी इसने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे और ये इंस्टॉल हुआ है हमारे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। अभी अगर मुझे कोई ऐसे डिपेंडेंसी है जो कि ग्लोबल इंस्टॉल करनी हो तो वो चीज भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। पहले इसको क्लियर करता है और यहाँ पे अभी हम इंस्टॉल करेंगे एक ग्लोबल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे मैं देता हूँ बन ऐड -g यानी कि ग्लोबल, जैसे Node.js के अंदर हम करते हैं npmi-g, सेम वे में यहाँ पे करेंगे बन ऐड -g और यहाँ पे आप लिखेंगे उस पैकेज का नाम जो कि आप ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे काउसे करके एक पैकेज है जो कि हमें मिलता है, जो कि हम यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो वो सेम चीज यहाँ पे बोल देगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर पैकेज है, आप ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे अभी मैं एंटर करूंगा तो ये सेम चीज यहाँ पे बोल देगा, लेकिन यहाँ पे काउ का आइकन आएगा, आप देखिए। और इसने यहाँ पे काउ ने बोल दिया भाई सब्सक्राइब नाउ। तो ये हमने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल की वो ग्लोबली हमने इंस्टॉल की, इसी वजह से हम यहाँ पे काउ से करके ये जो कमांड है उसे यूज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल को क्लियर कर लिया है और यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि मैंने अभी ये जो पैकेज इंस्टॉल किया उसे कैसे रिमूव कर सकता है इस केस को। तो इसके लिए हमारे पास होता है बन रिमूव कमांड, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमने Zod इंस्टॉल किया तो यहाँ पे हम Zod को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग बन रिमूव Zod। और यहाँ पे अगर मुझे डेव डिपेंडेंसीज को भी रिमूव करना है जो कि हमने प्रीटियर इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बन रिमूव प्रीटियर, जिससे यहाँ पे प्रीटियर भी हट जाएगा। और मुझे अगर ग्लोबली रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेट्स से काउ से, और इसे मुझे ग्लोबली रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूंगा -g, तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम इसे क्लियर करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस बन पैकेज मैनेजर का यूज कर सकते हो और अपने डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ और भी कमांड्स है, जैसे कि एक तो है बन अपडेट कमांड। तो ये कमांड हमें हेल्प करता है हमारी जो पैकेज जेसन के अंदर सारी डिपेंडेंसीज जो कि इंस्टॉल की गई है उसको अपडेट करने के लिए। और जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितनी भी डिपेंडेंसीज है हमारे सिस्टम में उसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देगा। या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक डिपेंडेंसी अपडेट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो बन अपडेट और यहाँ पे आप डालेंगे पैकेज का नाम। तो यहाँ पे आप ये चीज बहुत ही इजीली कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारा बन पब्लिश। तो ये बन पब्लिश हमें हेल्प करता है अगर हमें यहाँ पे npm के ऊपर कोई पैकेज को पब्लिश करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारा बन आउटडेटेड। तो ये जो कमांड है वो हमें हेल्प करता है हमारे पैकेज जेसन के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उसके अंदर अगर कोई भी अपडेट आया है तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करके दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट के अंदर ESLint डाला हुआ है और यहाँ पे उसका जो करंट वर्जन है वो दिखाएगा और इसके अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा और डीपली रीड कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पे कुछ ग्लोब पैटर्न वगैरह भी देता है कि अगर आप ESLint से स्टार्ट होने वाली डिपेंडेंसीज को ही अब आउटडेटेड चेक करना चाहते हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का फीचर है ये, इन्होंने यहाँ पे इनबिल्ट ही दे दिया है जो कि हमें ऑब्वियसली नीड पड़ती है इसकी। फिर यहाँ पे एक बन लिंक कमांड है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें हमारे पास कोई इंटरनल पैकेज होता है और उसको अपने किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना होता है, तो हम यहाँ पे इस बन लिंक का यूज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक npm लिंक करके
वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो ये बर्न लिंक भी कुछ इसी तरह से काम करता है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो ये था पूरा बर्न पैकेज मैनेजर का ओवरव्यू, और आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बन क्रिएट कमांड के बारे में। देखिए, ये जो बन क्रिएट कमांड है वो आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है अगर आपने टेलविंड सीएसएस वाइड या फिर और भी जो पैकेजेस होते हैं जैसे नेक्स्ट.जेएस उसके साथ काम किया हुआ है। देखिए, ये जो क्रिएट कमांड है वो बेसिकली एक टेम्पलेट बोल सकते हो आप ऐसे। तो अभी इस कमांड को कैसे यूज करना है वो मैं आपको रियल वर्ल्ड आपको जो नीड पड़ने वाली है इस कमांड की उस वे में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास है एक पेज जहाँ पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है, बिल्ड अ फ्रंट एंड यूजिंग व्हाइट एंड बन। तो आपने व्हाइट यूज किया होगा राइट, रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो व्हाइट है अगर उसको आपको बन के साथ यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ये कमांड यूज होगा बन क्रिएट, और यहाँ पे है ये व्हाइट, और यहाँ पे आपको देना है इस फोल्डर का नाम। तो इस कमांड को मैं अभी कॉपी करने वाला हूँ, और यहाँ पे चलते हैं टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे इसका हम नाम देंगे रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे अभी करेंगे एंटर। तो अभी ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं करूंगा रिएक्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइपस्क्रिप्ट। और अभी आप देखिए इसने हमें कमांड दे दिया है, तो यहाँ पे हम चलेंगे सीडी रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे करेंगे बन इंस्टॉल। तो जैसे ही हम बन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ये जो सारी डिपेंडेंसीज है आप देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इसने सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने में 48 सेकंड्स लिए, और ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी मेरा इंटरनेट की स्पीड बहुत ही खराब है और इस वजह से इसने 48 सेकंड लिए। अगर ये चीज़ मैं नोड.जेएस के अंदर करता ना तो ये और भी ज़्यादा टाइम लेगा। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस फोल्डर को कोड डॉट करूँगा जिससे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अभी आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने बन डॉट लॉग फाइल दी है और यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन दी हुई है। अभी ये जो पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है यहाँ पे वो हुआ है हमारा यहाँ पे बन की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर मैं इससे रन करूँ अभी तो यहाँ पे मुझे करना होगा जो इन्होंने यहाँ पे कमांड दिया था जो कि है बन रन डेव। तो यहाँ पे हम करेंगे बन रन डेव, जिससे ये जो सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और इसे भी हम ओपन करके देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे व्हाइट का प्रोजेक्ट रिएक्ट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है यूजिंग बन। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट का ऐप स्टार्ट करके देखा, और अभी हम क्या करेंगे सेम हम यहाँ पे होनो.जेएस का प्रोजेक्ट भी बना के देखने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे होनो डॉट डेव की वेबसाइट पे, और बाय द वे ये होनो.जेएस एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही फास्ट है और आपको एक्सप्रेस.जेएस जैसी फील देगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं होनो.जेएस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि ये जो कोर्स है वो मैं आपके लिए बनाऊं। अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए इन्होंने भी सेम कमांड यहाँ पे दिया हुआ है सेटअप अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फुलफिल्ड है जो कि है इंस्टॉल बन, तो हमें वो तो करना नहीं है। और यहाँ पे अभी इन्होंने दिया है बन क्रिएट कमांड, तो इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे अभी हम कंट्रोल सी करके एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे। अभी यहाँ पे इस कमांड को मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे होनो ऐप, और यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज को गेट करेगा और यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। अभी हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं बन, तो यहाँ पे हम करेंगे बन को सिलेक्ट और वाई प्रेस करेंगे जिससे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। और पैकेज मैनेजर में भी हम बन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बन। अभी हमें चलना है होनो ऐप के अंदर, और यहाँ पे भी हम इसे ओपन करेंगे कोड डॉट करके, जिससे हमारा ये ओपन हो जाएगा वीएस कोड में। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है हमारा होनो.जेएस का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर सिंपल एक index.ts फाइल है और यहाँ पे होनो.जेएस का एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है। अभी इसके अंदर एक स्क्रिप्ट होगी, आप यहाँ पे देखिए ये वही डिपेंडेंसी है जो हमने डाली थी टाइप्स बंद, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है होनो। अभी इसे हम रन करके देखेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run dev, जिससे ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट 3000 पे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट आ रहा है हेलो होनो। तो हमने यहाँ पे होनो.जेएस का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देखा, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो कुछ इस तरह से आप ये जो बन क्रिएट कमांड है उसका यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बन को आप एज अ टेस्ट रनर कैसे यूज कर सकते हो। तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट केसेस लिखते होगे। कई बार तो हम यहाँ पे टेस्ट ड्रिवन अप्रोच भी यूज करते हैं। तो इस केस के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए आपको फाइल्स बनानी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोल्डर हो सकता है टेस्ट और इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका हम नाम रखेंगे example.test.ts। अभी यहाँ पे ये जो लास्ट पोर्शन है .test.ts ये आपका मैंडेटरी है, ये नाम से ही फाइल होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो spec.ts, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो _test.ts, या फिर ये हो सकता है _spec.ts, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे .test.ts। अभी इसके अंदर हमें टेस्ट केसेस लिखने होंगे, तो उसके लिए मैं अब एक सिंपल सा यूज केस लूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि है बर्न टेस्ट। तो इसके अंदर से हमें दो फंक्शंस चाहिए, पहला तो है हमारा एक्सपेक्ट और दूसरा है हमारा टेस्ट। अभी इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे पहला केस लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट और यहाँ पे हमें एक लेबल देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेकिंग समेशन। अभी यहाँ पे हमें एक पास करना है कॉल बैक, और इसके अंदर अभी हम चेक करने वाले हैं हमारा लॉजिक। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ कंडीशंस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेक्ट जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था, और यहाँ पे हम करेंगे 2 + 2 .to be 4 और इसे सिंपली सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका लेबल चेंज करके यहाँ पे कर सकते हैं चेकिंग 2 + 2 समेशन, बिकॉज हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली चेक करें 2 + 2। अभी ये टेस्ट केस बहुत ही डीप हो सकता है, इसके अंदर और बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन उतना डीप में हम इसको कवर नहीं कर रहे बिकॉज ये टेस्टिंग के ऊपर कोर्स नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से ये बर्न टेस्ट का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बर्न टेस्ट और यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसने चेक किया test.example.ts। तो यहाँ पे इसने टेस्ट फोल्डर के अंदर example.test.ts चेक किया, और इसने हमारा जो पहला टेस्ट है चेकिंग 2 + 2 समेशन, उसके अंदर यहाँ पे एक टेस्ट पास हो चुका है और फेल 0 है। तो हमारा जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे पास हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ const add फंक्शन, और ये एक इनपुट लेगा नंबर और एक दूसरा नंबर लेगा जो कि होगा एक और इनपुट नंबर टाइप का, और इसको मुझे फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करूंगा, और यहाँ पे अभी हम रिटर्न करने वाले हैं a + b। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऐड फंक्शन है इसको सिंपली कॉल करेंगे, और इसके अंदर ये जो 2 और 2 वैल्यूज है उसे पास करेंगे। नाउ आपको पता है कि 2 और 2 का जब ये फंक्शन सम करके मैं रिटर्न करेगा तो वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ पे अगर इसे सेव करके एक बार रन करेंगे तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर 5 कर दूं कि मैं यहाँ पे 5 आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी देखना ये जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे फेल होगा। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 फेल, बिकॉज ये यहाँ पे 5 वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसको वैल्यू मिल रही है 4। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बंद के अंदर टेस्ट केसेस राइट कर सकते हो, और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपका जेस्ट करके फ्रेमवर्क होता है टेस्टिंग का, उसकी यहाँ पे नीड को खत्म कर देता है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमने ये जो सारा प्रोजेक्ट के अंदर चीजें देखी, अभी हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड कर दिया, तो अभी हम किस तरह से इसको बंडलर का यूज करके, यानी कि बन एज अ बंडलर जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज करके हम यहाँ पे हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है उसे कंपाइल करके उसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास index.ts फाइल और इसके अंदर यहाँ पे कंसोल लॉग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं करूंगा बन बिल्ड, और यहाँ पे मुझे पास करना है एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है index.ts। अभी यहाँ पे मैं करूंगा डैश डैश आउटर, और यहाँ पे मुझे अभी फोल्डर का नाम देना है। तो फोल्डर का नाम हम रख देते हैं बिल्ड, और यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट होकर आ चुका है, और यहाँ पे है index.js फाइल। अभी ये जो index.js फाइल है उसको हमें मैप करना था इस स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज इनिशियली हमने यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर index.ts लिखा था, लेकिन अभी हम इसे कर देंगे index.js, और अभी हम यहाँ पे रन कर सकते हैं बन स्टार्ट करके। तो यहाँ पे अभी ये जो index.js फाइल है वो यहाँ पे रन हो जाएगी। अभी आप सोच रहे होगे कि क्या होगा अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स एंड फाइल्स है जो कि टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रही है, तो फिर उस केस में क्या होगा। देखिए कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे
टिपिकल टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो कि है src। और अभी ये जो index.ts है इसको हम इसके अंदर ले चलते हैं, और अभी हम मानते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है फॉर एग्जांपल config, और इस config के अंदर मेरे पास एक index.ps फाइल है। अभी यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ const get configs, और यहाँ पे हम इसके अंदर अभी एक डमी config रिटर्न करवाएंगे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट। अभी इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट get configs, और इसे सेव करेंगे। नाउ यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को get configs, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और इसे यहाँ पे कॉल करके इसे सिंपली प्रिंट करवाएंगे। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज समझ आए कि ये बंद का जो बिल्ड है वो किस तरह से बनता है। अभी यहाँ पे मैं इसे क्लियर करूंगा और वापस से ये वाला जो हमारा कमांड था बंद बिल्ड वाला वो हम यहाँ पे रन करने वाले हैं। लेकिन इस बार जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो है src/index.ts, और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा बिल्ड फोल्डर में। तो ये जो index.js के अंदर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक कमेंट डाला हुआ है index.ts। अभी यहाँ पे मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये जो index.js है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। आप देखिए इसने यहाँ पे अभी जो सोर्स लिया है वो है src/index.ts, प्लस हमने जब फाइल इंपोर्ट की थी वो थी हमारी src config और index.ts। तो इसने ये वाली फाइल का जो कोड है वो भी किसी फाइल में डाल दिया है, और ये जो बन की जो बिल्ड बनेगी वो सिंगल फाइल के अंदर ही बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो बन का बंडलर है वो इसे सारा जो कोड होगा वो एक सिंगल फाइल में इंजेक्ट कर देता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करूंगा तो आप देखिए हमारा जो कोड है वो एग्जैक्टली यहाँ पे काम करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एरर दिखा रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड index.js। तो इसका जो रीजन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका एक्चुअल रीजन ये है कि हमने यहाँ पे टेस्ट build/index.js करना था। तो यहाँ पे अभी हम वापस से करेंगे npm स्टार्ट, तो यहाँ पे अभी हमें आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी अगर आप चाहो तो इसे मिनीफाई भी कर सकते हो। तो वापस से अभी हम ये जो बंद बिल्ड कमांड है उसे ओपन करेंगे और यहाँ पे भी हम एक और फ्लैग डालेंगे --minify, और अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो index.js है वो यहाँ पे मिनीफाई हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इसने इस पूरे कोड को मिनीफाई कर दिया है। और अभी अगर वापस से मैं npm स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो सेम रहेगा, लेकिन इसने इसको इस तरह से टाइप कर दिया है कि यहाँ पे जो सारी स्पेसेस वगैरह होती है वो सब यहाँ से इसने हटा दिया है और थोड़ा अनरीडेबल फॉर्मेट में ये आपको दिखेगा, लेकिन ये ओवरऑल फाइल साइज है वो उसको थोड़ा रेड्यूस करता है। तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू बन एज अ बंडलर का, और अभी आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो बन के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो था वो हमारे इस पूरे कोर्स का लास्ट वीडियो था, और अभी ये कोर्स यहाँ पे एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये जो पूरा कोर्स था जिसके अंदर मैंने आपको बंद के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल में बताने का ट्राई किया वो आपको समझ में आया होगा, और आपको ये पूरा जो कोर्स है वो आपको पसंद आया होगा। देखिए आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो बन है वो नोड जेएस का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बन आया तो नोड जेएस को आप छोड़ दो। देखिए नोड जेएस आई तभी उसने रिवोल्यूशन लाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे नोड जेएस की वजह से ही ये चीज यहाँ पे मार्केट में आई थी कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम बैकएंड के अंदर यूज कर पाए। तो बन उसका एक एडवांस वर्जन बोल सकते हो आप कि नोड जेएस के अंदर जो हमें चीजों की जरूरत होती है जिसके लिए हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज का यूज करते हैं उसकी नीड को ये थोड़ा कम कर देता है। तो दोनों ही चीजें बहुत ही पावरफुल है, चाहे वो नोड जेएस हो चाहे वो बन हो। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ये समझ में आ चुका होगा। तो अभी प्लीज यार अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट तो करके ही जाना कि भाई आपको ये वीडियो कैसे लगे। और अभी मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट कोर्स के अंदर जहाँ पे हम और भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।